वेल सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा जोर से। क्या टिम ने ज़्यादा झटका दे दिया क्या? हाँ तो अरे यार ये सीए है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए, तो यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पहले अटेम्प्ट के लिए रिवीजन करने आ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अटेम्प्ट होने के बाद आ रहे हैं। पर यहाँ देखिए, थोड़ा आज मैं आपको हमारा रिवीजन शेड्यूल कैसे होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करूँगा कि हमारा रिवीजन शेड्यूल कैसे होगा। रिवीजन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जो आपके आईपीसी लेवल पे है। पर बेटा ये रिवीजन बैच है, पहली बात तो बता दूं, ये रिवीजन बैच है, तो आपको थोड़ा रीड करके आना है। अगर आप रीड करके आओगे तो आप थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर पाओगे कि व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, तो बेटा जैसे ये रिवीजन जो है अप्रॉक्स 22 डेज के आसपास रखा है, जिसमें हमारा सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, वैट, सीएसटी। पर बेटा मुझे एक बात बहुत क्लियर पता है, और वह है कि सेन वैट आपको बिल्कुल नहीं समझा होगा, बिल्कुल नहीं समझा होगा। तो उसके जो है रेगुलर सेशंस जो है, यानी मेरे बैच के जो रेगुलर सेशन है वही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि सेनमैट का हम रिवीजन नहीं कर सकते। ओके, क्यों मैं अगर आपको एक दिन में फटाफट इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस एंड ब्ला 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 सब बता दूं तो वो आपको नहीं समझेगा। इसलिए सेनमैट के मेरे जो हमारे जो क्लास का रेगुलर सेशन है, टोटल 5 सेशन है, एक सेशन 2 घंटे का है, तो ऐसे टोटल आपका 10 आवर्स का डिस्कशन है सेनमैट, तो आपको सेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो वो आप यहाँ देख सकते हो या पेन ड्राइव पे घर पे भी ले जा सकते हो, वो ओपन या फ्री लेक्चर्स रहेंगे रिगार्डिंग टू सेनमैट। तो अच्छे से ध्यान से जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप पेन ड्राइव पे लेते हो तो आप कभी भी उसे सुन सकते हो। चलो, तो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या है, हमारा रिवीजन कैसे होगा, क्या होगा, और आपके जो जनरल डाउट्स है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ये पोर्शन है। एज ये सब चीजें तो आपको पता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बेटा अब इसमें प्रॉब्लम क्या जाता है, कुछ स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा, वो ये कि क्वेश्चंस कंबाइन आते हैं डीटी और आईडीटी के। तो जब मार्क्स कम मिलते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि यार डीटी का अच्छा नहीं लिखा या आईडीटी का अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि पता नहीं चलता है कि किस में कम मिला है, डीटी और आईडीटी में। जनरली ऐसा होता है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ पे आपने डीटी का क्लास लगाया, जहां आपने डीटी का क्लास लगाया, डीटी की फैकल्टी जब डीटी से स्टार्ट करती है तो बड़े एंथुजियाज्म से स्टार्ट होता है, अच्छा समझ में आता है, सब अच्छा ओके गोल्डन लगता है। पर जब क्लास 4-4.5 महीने का हो जाता है और एंडिंग होता है आईडीटी पे, और आईडीटी में भी जब आप एक्साइज, सर्विस टैक्स या कस्टम पे एंडिंग होता है तो थोड़ा ओके ये हो जाता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं आपको एक मेरे बारे में फ्रैंकली बता देता हूँ। पिछले 11 साल से आई क्लियर्ड माई सी इन 2005, और लास्ट 11 ईयर से मैंने आईडीटी के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं। मेरी प्रैक्टिस, मेरे सभी क्लासेस जो भी है, मैं फाइनल लेवल आईपीसी सिर्फ आईडीटी पढ़ाता हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ आईडीटी में है। अगर आप मुझे डीटी की भी कोई प्रोविजन पूछ लो तो शायद मैं ना बता सकूं। ओके, क्योंकि अपने आप को डिवोटी ये सब्जेक्ट में किया है, ओके इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो बेटा यहाँ पे आपको ये रिवीजन का क्या फायदा मिलेगा, जैसे डीटी 50 मार्क्स का और आईडीटी 50 मार्क्स का। मैं आपको कहता हूँ डीटी आपने जहां पे भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, पर आईडीटी में आपको ये रिवीजन बैच का क्या फायदा होगा। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं, आईडीटी रियली बूस्ट करता है मार्क्स को, बस थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत इजी है आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, बस थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओके प्रोविजंस क्या है, उसकी एक लिंक होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर आप आईडीटी में आउट ऑफ 50
30-35 भी स्कोर कर लेते हो तो आप अब इजीली अबव 60 जा सकते हो टैक्सेशन में, इजीली अबव 60 जा सकते हो, क्योंकि डीटी आपका अच्छे से हो जाता है। पर आउट ऑफ 50 आपको डीटी में जो मिलते हैं 30-35 मार्क्स मिलते हैं। आईडीटी अच्छी ना होने की वजह से वो बूस्ट नहीं हो पाता है सब्जेक्ट, कहीं तो भी आप 40s 50 या 50-60 में अटक जाते हैं, 51 52 53 में अटक जाते हो। इसका मतलब ही ये हुआ कि आपने डीटी अच्छा लिख लिया होगा, आईडीटी आपको बूस्ट नहीं कर पाया। तो ये रिवीजन बैच आपको यही हेल्प करेगी कि आपके जो भी स्टूडेंट यहाँ 50s में है 40s में है वो अपने 10 to 15 मार्क्स कैसे बूस्ट करे जो अबव 60 जाए। बेटा नो डाउट ये आने वाले अटेम्प्ट में आप क्लियर ही हो जाओगे, माय बेस्ट विशेस विथ यू। पर क्लियर होने के कुछ तरीके होते हैं। ओके, जैसा कि कोई एक सब्जेक्ट में ऐसा तोड़ दो यार कि 60-70 के अबव ही चले जाए तो बाकी सब्जेक्ट का टेंशन ही खत्म हो जाए। और आपको दो ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि जिसमें वो कहना तोड़ है, ओके, जिसमें आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया, टेंशन ही खत्म कर दिया अबव 70, जिसमें आप टैक्सेशन जरूर ले सकते हो। तो बेटा देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में रखा है यहां पे सर्विस टैक्स, दूसरा एक्साइज, तीसरा कस्टम्स, फोर्थ वैट, नेक्स्ट सीएसटी और लास्ट सेनवैट। तो आईडीटी की एक खास बात और बता दूं कि ये सभी एक्ट अलग अलग है, एक में से कोई कंसर्न ही नहीं है। डीटी में यार एटलीस्ट लिंक में तो चलता है 5 हेड्स, डिडक्शन, लिंक में चल रहा है कुछ स्टार्ट से लेके एंड तक। यहां तो ऐसा है कि हर 4-5 दिन में सब्जेक्टिव, आज क्या पढ़ रहे सर्विस टैक्स, तो कल क्या पढ़ रहे एक्साइज, तो कस्टम्स। तो वो ये थोड़ा चैलेंजिंग है आईडीटी में कि आपको ये सब मैनेज करना पड़ता है। और वो 50 मार्क्स में आपको सोचना पड़ता है ये क्वेश्चन किसका है, कस्टम्स का है या सर्विस टैक्स का है। सिचुएशन तो आपकी ऐसी आती है, हाँ पढ़ा हुआ है कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, सिचुएशन ऐसे पढ़ा हुआ ही आता है, ये वर्ड्स मैच हो जाते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, कहीं तो भी पढ़े थे। पहले बात तो आपको ये सोचना पड़ता है डीटी में था कि आईडीटी में था, फिर आईडीटी में कस्टम में था या एक्साइज में था या सर्विस टैक्स में था। वो तो छोड़ दो यार। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को तो यही पता नहीं होता है इतना सिलेबस में, बस पढ़ा हुआ है कहीं तो भी। देखिए बेटा, अगर आपको फ्रैंकली कहूं, जितना अगर आप अच्छे से समझो तो आईडीटी बहुत इजी है, और सिर्फ रीड करके जाओ तो यही समझ में नहीं आता कहां पढ़ा था, यही पढ़ा। अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। गुड्स की डेफिनेशन कस्टम में, गुड्स की डेफिनेशन एक्साइज में, गुड्स की डेफिनेशन वैट में, गुड्स की डेफिनेशन सीएसटी में, गुड्स की डेफिनेशन सर्विस टैक्स में। और हर एक्ट में अलग अलग डिफाइन किया है गुड्स को। गुड्स एक, डेफिनेशंस अनेक। हर एक्ट में अगर मैं कस्टम की गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाओ तो कस्टम की गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स इंक्लूड वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोरेज, बैगेज, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, ये क्या था। अगर एक्साइज की डेफिनेशन गुड्स की पढ़ाओ तो गुड्स मींस मूवेबल एंड मार्केटेबल, मूवेबल मार्केटेबल का डिस्कशन। अगर मैं सीएसटी की डेफिनेशन पढ़ाओ तो गुड्स मींस एनी मूवेबल मटेरियल कमोडिटीज बट इट डज नॉट इंक्लूड न्यूज़पेपर, शेयर्स। एक एग्जाम्पल था। अभी वैट और सर्विस टैक्स तो मैंने लिया ही नहीं गुड्स के डेफिनेशन के लिए। तो बेटा इसे इजी कैसे किया जाए तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे सर्विस टैक्स के लेक्चर, ये लाइव बैच है तो सर्विस टैक्स में लाइव पढ़ा होगा, ओके, एक्साइज भी लाइव पढ़ा होगा और कस्टम्स भी लाइव पढ़ा होगा, ठीक है। सर्विस टैक्स में हम चार्ट्स बनाएंगे। सर्विस टैक्स में आपको बिल्कुल ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कब नेगेटिव लेस, कब एग्जम्पशन, कब रिवर चार्ज, नॉर्मल चार्ज, अबेटमेंट, कई अबेटमेंट आपने पढ़े होंगे तो, डिडक्शन, वैल्यूएशन। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। पर मैं मानता हूँ कि जितना मैं डिटेल में जाता हूँ रेगुलर बैच में मैं 2 मंथ्स में से सिर्फ 25 डेज सर्विस टैक्स ही पढ़ाता हूँ। और जितना मैं डिटेल में उतना हम यहाँ डिटेल में
नहीं जा सकते, पर कोशिश पूरी करूँगा। तो सर्विस टैक्स के लिए आपको कहूँगा कि आप अगर पढ़ के आओगे तो मैं उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके दूंगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बेटा एक्साइज भी लाइव चलेगा, कस्टम्स भी लाइव चलेगा, लेकिन वैट, सीएसटी और सेनवैट ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर्स, जैसे सेनवैट के बारे में मैंने कहा, मैं लेक्चर्स आपको दे दूंगा पेन ड्राइव पे, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, तो आप वो लेक्चर्स डाउनलोड कर, मैंने फ्री अपलोड करके रखा है। मुझे पता है आईपीसी में ये थोड़ा सोशल काम कर रहा हूँ, ओके, कि आईपीसी में सेनवैट जो है वो समझ में नहीं आता है, तो आप फ्री जो अपलोडेड लेक्चर है वो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और समझ जाएगा आपको। ओके, प्रोवाइडेड दैट नोट्स आपको मेरे से लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था, ये वर्चुअल होगा बेटा, ये भी वर्चुअल होगा और ये भी वर्चुअल होगा। अब मैं थोड़ा इसका नेचर बता देता हूँ। सर्विस टैक्स के जो है ये हमारे रिवीजन लेक्चर्स जो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो सर्विस टैक्स को रिवाइज करने के लिए हमको लगभग, अगर बहुत अच्छे से रिवाइज करने जाए तो 8 लेक्चर्स लग जाते हैं सर्विस टैक्स को। एक लेक्चर, 1 लेक्चर फॉर 2.5 आवर, पर मैं बोलूँगा आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर्विस टैक्स, ट्रस्ट मी। तो 8 लेक्चर्स हमें सर्विस टैक्स के लिए लग जाएंगे, एक्साइज के लिए हमें 3 लेक्चर्स लग जाएंगे, कस्टम्स के लिए हमें अगेन 3 लेक्चर्स लग जाएंगे। ठीक है। वैट, सीएसटी दोनों मिला के 6 लेक्चर्स हैं, पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ है वैट, सीएसटी के। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग देख के मैं एक्साइज और कस्टम में 1 लेक्चर बढ़ा सकता हूं। अगर आपकी, मुझे लगा कि रिवीजन में ग्रास्पिंग इतनी नहीं आ रही है क्योंकि आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो 1 लेक्चर मैं बढ़ा सकता हूँ। अदरवाइज मेरे डिसाइडेड लेक्चर्स जो है वो 3+3 है। ठीक है। तो टोटल अगर आप लेक्चर्स देखें तो 8 सर्विस टैक्स प्लस 3, 6 यानी कितने, 14 प्लस वैट, सीएसटी 6, ऐसे 20 लेक्चर्स का हमारा सेशन होगा। सेनवैट आपको घर पे मिलेगा, जो रेगुलर सेशन होगा। इज इट क्लियर? तो सेनवैट आपको घर पे मिलेगा। हमारा 20 सेशंस का रिवीजन बैच होगा। बेटा एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, डीटी की रिवीजन थोड़ा कम टाइम पे चलती है 15 डेज की, और आईडीटी की आप सोच रहे हो कि ज़्यादा क्यों? रीज़न है ये बेटा, क्योंकि डीटी जो है आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो प्रोविजंस एक लिंक में चलती है। तो आईडीटी की प्रोविजंस जो है वो लिंक में नहीं चलती है, एक्ट बदल गया प्रोविजंस बदल जाती है, तो समझाना थोड़ा दिक्कत जाता है एज कंपेयर टू डीटी। ओके, इसलिए ऐसे हमारे अगर सेशंस देखा जाए तो टोटल बेटा 20 सेशंस हो गए विदाउट सेनवैट। इसमें जैसे मैंने कहा था एक आधा सेशन ऐड कर सकता हो आपकी ग्रास्पिंग को देखकर। ठीक है। तो 20+1 ऐसे सेशंस हमारे हो गए। सेनवैट के 5 सेशंस आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे तो लगभग ये मंथ एंड हो गई हमारे के रिवीजन को, मंथ एंड तक रिवीजन चलेगी। दूसरी बात, अब आपकी रिवीजन क्या होगी? एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, वो ये कि आपको रेगुलर नोट्स ही दी जा रही है, जो मैं रेगुलर क्लास में देता हूँ। ये रेगुलर नोट्स का बेनिफिट क्या है बेटा, बताता हूँ आपको। रेगुलर नोट्स का बेनिफिट ये है कि ये पूरा रेगुलर नोट्स आपने सुना ही होगा, मेरी नोट्स पूरी पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में आती है। ओके, तो ये नोट्स में आप लेफ्ट साइड में हर कंसेप्ट का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ये राइट साइड में दिया है, और उसको ही लेफ्ट साइड में हमने पिक्टोरल, जैसे आप पेज नंबर 14 पे आइए, पेज नंबर 14 पे आइए तो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो पेज नंबर अगर आप 14 पे आते हो तो देखो पूरा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन, इंपोर्ट कब कहा जाता है, शिप आ रहा है लेफ्ट साइड में, फिर वो इंडिया में लैंड कैसे होता है, पूरी प्रोसीजर कैसी होती है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब डिस्कशन होता है बेटा। ओके, जैसे वेयर हाउसिंग होता है, वेयर हाउस में कैसे रखे जाते हैं गुड्स को, क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है वेयर हाउस में जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, और राइट साइड में उसका टैक्स दिया है। ये टैक्स देने के बाद भी एक स्टूडेंट नोट्स करके उसका जगह छोड़ी है। तो जो हम पढ़ेंगे बेटा, ये जो पढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज में,
जो भी ये लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट नोट्स में लिखेंगे। ओके, तो रिवीजन में मैं यही करने वाला हूँ कि जो भी प्रोविजंस है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में समझाने वाला हूँ और उसको ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने वाला हूँ। चलो, ये बात तो हुई। सेम सर्विस टैक्स की भी रेगुलर बुक आएगी, कस्टम्स की भी रेगुलर बुक आएगी। और बेटा वो जो प्रॉब्लम्स आपने कभी सुने होंगे, एफओबी कभी देखा आपने? एफओबी, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ऐड होता है, नहीं किए। तो चलो, डोंट बॉदर, मैं पता है ना मुझे, आपने कस्टम जस्ट पढ़ा हुआ है, कुछ समझा नहीं है। तो ये जो है रेगुलर नोट से दी जाएगी। दूसरी बात खास ये है बेटा कि अगर टाइम मिला, कोशिश पूरी करूंगा कि ये खत्म होने का टाइम मिला, तो हम जो है यहाँ पे पीएम के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, पीएम के प्रैक्टिस मैनुअल के सभी, पूरा पीएम तो डिस्कस नहीं होगा, ओके, पर प्रैक्टिस मैनुअल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए, तो आपको ये जो है, आपको जो बुक प्रोवाइड की जाएगी रेगुलर क्लास की विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कस्टम्स की प्रोवाइड की जाएगी, एक्साइज की प्रोवाइड की जाएगी। इसमें भी पूरा बेटा, अगर आपने कभी देखा होगा तो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, फैक्ट्री कैसी होती है, मैन्युफैक्चर कैसा, ड्यूटी कहाँ पे होती है, एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे होती है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो प्रोसेस कर रहा है, पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में दिया है बेटा। तो ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाओगे। तो ये बेटा जो रेगुलर क्लास की बुक है एक्साइज और कस्टम्स और सर्विस टैक्स की, उस पे ही रिवाइज कर लिया जाएगा। लेकिन बेटा वैट और सीएसटी की रिवीजन बुकलेट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो आपको अलग से दी जाएगी, वो रेगुलर क्लास की बुक से नहीं, रिवीजन ही बुकलेट दी जाएगी। वैट, सीएसटी और सेनवैट का जैसे मैंने कहा तो हमारे रेगुलर सेशन ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा रिवीजन का शेड्यूल होगा। चलो, उसके बाद में सर क्या हमें ये पता चलेगा कि पेपर प्रेजेंटेशन करते टाइम ये रिवीजन में, ओके, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? जरूर होगा बेटा। इस बार का पेपर आप लेके आइए, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो हम आईडीटी का पेपर जो है पूरा एक बार देखेंगे विद सजेस्टेड आंसर, और मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा। जैसे पीएम जब लेगा तो प्रेजेंटेशन सिखाने ही वाला हूं, क्योंकि कैसा हो जाता है बेटा, आईपीसी में एक दिक्कत जाती है। सुनिए, आईपीसी में ये कि आप सीपीटी टिक कंसेप्ट से आते हो, तो आईपीसी में क्या लिखना ये समझ में नहीं आता है, पॉइंट्स कैसे अरेंज करना ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप आए हो ये सिस्टम से कि जहां सिर्फ टिक करना पड़ता है। तो आईपीसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का यही है, और वो है कि हाउ टू प्रेजेंट, लिखे कैसे, प्रेजेंट कैसे करें। आता तो सब कुछ है पर लिखना कैसे, डीटी आता है, आईडीटी आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कहां मार्क्स कट जाते हैं, स्टेप्स के मार्क्स कहां मिलते हैं, नोट्स कहां लिखनी चाहिए। ओके, तो ये जरूर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेटा यहाँ पे सर जो अमेंडमेंट्स हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2015 या 2016, जो नवंबर 2016 एग्जाम को या मई 2017 एग्जाम, अभी तो यहाँ से भी नवंबर, पर ये जो अमेंडमेंट्स है, क्या हमारी अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएगी ये रिवीजन में? हाँ, ये रिवीजन में जो भी अमेंडमेंट्स हुई है बेटा वो सब कुछ कवर हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमारा रिवीजन शेड्यूल होगा। ओके, तो आप रेडी हो, स्टार्ट करें? हाँ या ना? जोर से कहो। हाँ, जय माता दी भी कहना है। हाँ, तो अब यहाँ पे ओके चलिए, कस्टम्स की नोट्स आपको मिली है, पर बेटा जिसने एडमिशन लिखी है, जिसने एडमिशन ली है वही नोट्स पे लिखेगा, ठीक है? जिसने नहीं ली है वो सिर्फ रेफर करेगा, कुछ भी जो भी राइटिंग वर्क होगा आज नोटबुक में लिखेगा, और एडमिशन लेने के बाद आप नोट्स में लिखोगे। क्लास से जाते जाते आप नोट सबमिट करके जाओगे, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है, ठीक है? तो चलिए, अब अगर आप कस्टम्स की नोट्स में आओगे बेटा, तो कस्टम की नोट्स में देखिएगा, तो यहां पे जो पेज नंबर 2, 3, 4 और 5 पे एक बेसिक डिस्कशन दिया है कि भाई हिरार्की कैसी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ ये जनरल डिस्कशन अबाउट द लॉ। ओके, तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा कस्टम्स के रिवीजन से। ओके, तो
हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 से, जहां से कस्टम चालू होता है, जहां से कस्टम चालू होता है। इसमें ये पेज पे बेटा सेक्शंस और उसके डेफिनेशन वाले सेक्शन की लिस्ट दिखे। ये पेज की हर चैप्टर के पहले पेज की क्या खास बात है बता देता हूं। लिस्ट बना के दिया हुआ है। अगर आपको सेक्शन लर्न करना है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपको कहूँगा कि कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स में कौन कौन से सेक्शन लर्न करना है और उतना ही लर्न करके जाना है। उसके अलावा बाकी फालतू सेक्शंस लर्न नहीं करना है। मैं जितना लिस्ट बना के दूंगा उतना ही लर्न करना है। और हाँ, अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं 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 मैं तो हर चीज़ लर्न करूँगा, और ऐसा लिख के होगा कि बेटा रैंक तो जाना ही नहीं चाहिए इस बार का, तो जो रैंक में आना चाहता है, जरूर अगर आप कोशिश करो तो क्यों नहीं आ सकते हो। रैंक में आना चाहता है और सेक्शन लर्न करना चाहता है, तो फर्स्ट पेज में जो है मैंने हर सेक्शन दिया है, हर डेफिनेशन का सेक्शन दिया है, जो ये लिस्ट से आप लर्न कर सकते हो। दूसरा बेटा, अब जैसे हमें ये डेफिनेशंस तो देखनी है, जैसे आज गुड्स की डेफिनेशन, कन्वेंस की, कस्टम स्टेशन, व्हीकल, इंडिया की डेफिनेशन, इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन, इंपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्टर, ओके, ये सब डेफिनेशन एज वेल एज थोड़ा मैं ये समझा देता हूं कि ओके ये जो एक्ट है, हम यहाँ आपके सिलेबस में जो रखा हुआ आईपीसी में कस्टम एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कस्टम टैरिफ एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस जो कस्टम्स में दिए है वो हम पढ़ेंगे। चलो थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ कस्टम, ध्यान से सुनो। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जब इंडिया में बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको पावर चाहिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर नहीं देता है, इंडिया में हम कोई भी एक्ट नहीं बना सकते। जैसे 3 दिन पहले, ये वीक की बात है, आपने सुना होगा जीएसटी पार्लियामेंट में पास हो गया, राज्यसभा में वोटिंग मिल गया। ओके, जीएसटी आने वाला है क्या? कम से कम मोर देन 300 व्हाट्सएप पे मैं यहाँ परेशान हो गया आंसर देते देते कि जीएसटी नहीं आने वाला अभी। सर तो फिर ये लास्ट वीक में हुआ क्या था? तो लास्ट वीक में ये हुआ था कि जीएसटी एक्ट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री जरूरी थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री पे वोटिंग लिया गया राज्यसभा में। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री आ गई, अब वो एंट्री से पावर मिल जाएगी कि जीएसटी एक्ट बने। अरे है ना, और वो जीएसटी एक्ट है वो फिर नेक्स्ट बजट में ड्राफ्ट आएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो ये जो जीएसटी एक्ट नहीं आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है लोकसभा और राज्यसभा का वोटिंग लेके, जीएसटी की स्पेसिफिक एंट्री आई है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने अब अलाउ किया है कि पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी बना सकती है। तो वो जिसको हिंदी में बोला जाता है संशोधन बिल पास हुआ है, बिल नहीं पास हुआ है, संशोधन बिल पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। ये समझ में आया? तो हर कोई भी एक्ट होता है बेटा, तो हर एक्ट का सोर्स होता है। जैसे हम कस्टम एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है, तो कौन सी एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टम एक्ट बनाने की पावर देती है? तो देखो एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लर्न करना है। इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में कवर किया है। अरे हाँ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री कौन सी? एंट्री नंबर 83 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो एंट्री नंबर 83 लिस्ट वन होती है यूनियन की, लिस्ट 1 होती है यूनियन की, इसलिए कस्टम्स जो है वो सेंट्रल लॉ है। क्योंकि तो अगर आपने पढ़ा होगा तो टोटल 3 लिस्ट होती है, मैंने पहले स्टार्टिंग के पेज पे दिया है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट 1 में आता है। तो एंट्री नंबर 83 क्या कहता है? एंट्री नंबर 83 कहता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी पार्लियामेंट टैक्स लगा सकता है कस्टम्स का, इंक्लूडिंग क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। चलो एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, फटाफट इधर देखो। ओके, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर ऐसा क्यों कहा ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी? अब मुझे आप फ्रैंकली बताओ, जब कस्टम की बात आए तो आपके दिमाग में पहला एग्जांपल इंपोर्ट का आता है या एक्सपोर्ट का? इंपोर्ट का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते टाइम पता था कि ये पता था बेटा कि हम अगर इतना ही लिखे ड्यूटी ऑफ कस्टम्स तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग ये सोचेंगे ओनली इंपोर्ट। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ऐड किया। क्या स्पेसिफिकली ऐड किया? इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब क्या बेटा? मतलब ये कि अगर आपका गुड्स, मुझे ये 2.5 घंटा पूरा 100% फोकस चाहिए और आपकी पूरी पढ़ाई मैं यहां करवा के ले लूंगा और हर पॉइंट डिस्कस करूंगा जो रेगुलर बैच में, ऐसा कोई भी पॉइंट शॉर्टकट नहीं होगा, बस रिपीट नहीं होगा, पर हर पॉइंट डिस्कस होगा विथ बैकग्राउंड,
इज इट क्लियर? कि लॉजिक भी बताओगा ऐसा क्यों, एक एक वर्ड का लॉजिक बताओगा, जहां इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसा क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओनली इंपोर्ट, इसलिए उन्होंने क्लियर कहा कि इंपोर्ट के ड्यूटीज ऑफ कस्टम ऑन इंपोर्ट, सॉरी ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी इससे मैसेज आ जाए कि मैं आगे जब पढ़ाने वाला हूं तो आपको मैं दो टैक्स पढ़ाने वाला हूं, इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। यानी कोई गुड्स इंपोर्ट होता है उसके ऊपर भी ड्यूटी आएगी, और कोई गुड्स एक्सपोर्ट होता है उस पर भी ड्यूटी आएगी, और दोनों ड्यूटी लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है। ओके, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर हम दो एक्ट पढ़ेंगे बेटा, एक कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट। सर ये कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है? एक्साइज में भी आपने सुना होगा एक्साइज टैरिफ। ओके, टैरिफ वर्ड आया बेटा, जैसा डे टू डे लाइफ में आप जब होटल में जाते हो, टैरिफ बताओ, कभी सुना है होटल में टैरिफ बताओ, इसका टैरिफ क्या है, मतलब रेट क्या है? अरे है ना। ओके, मेनू कार्ड कहते हो, या ओके अगर होटल में रहने टैरिफ कहते हो। टैरिफ डे टू डे लाइफ का वर्ड है। ओके, कस्टम टैरिफ है क्या, बताता हूं। ओके, कस्टम में हर गुड्स के लिए अलग अलग रेट्स है। ओके, जैसा आप अगर कार लाते हो तो 130% ड्यूटी है, अगर आप मोबाइल लाते हो तो यहाँ 12% ड्यूटी है, आप टेलीविजन लाते हो तो 18% ड्यूटी है। तो हर गुड्स अलग अलग रेट से है। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, नाउ एक सेपरेट टैरिफ बनाना पड़ा रेट के लिए, एक सेपरेट टैरिफ बनाना पड़ा रेट के लिए कि भाई ओके हम टैक्स तो लगाएंगे कस्टम एक्ट में, टैक्स तो लगाएंगे कस्टम एक्ट में, पर रेट कहां से आएगा? तो रेट आएगा टैरिफ से, तो जिसका नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट। रेट एक्ट नहीं, क्या नाम है? कस्टम टैरिफ एक्ट। और एक्साइज में भी टैरिफ बना हुआ है, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। और हमने ये टैरिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया। ओके, डब्ल्यूटीओ का भी नाम सुना आपने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सबके टैरिफ बना के दिए थे, और वो ऐसे कि भाई जो भी कंट्री डब्ल्यूटीओ की मेंबर होगी वो ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, और हर गुड्स का कोड होगा, और कोड के साथ उसका रेट होगा। ओके, तो वो कोडिंग सिस्टम हर कंट्री फॉलो करती है। ऐसा पैरेलल एग्जांपल सुनने के लिए समझ लो, ओके कि यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट में ओके सभी एकेडमी का एक एसोसिएशन बना, डब्ल्यूटीओ, अरे है ना, और सबने हर सब्जेक्ट को एक कोड दिया, इनडायरेक्ट टैक्स 07, डायरेक्ट टैक्स 06। अरे समझ में आया? तो आप कोई भी एकेडमी में जाओ 06 क्लास लगाना है, मतलब समझ जाएगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी 06 डायरेक्ट टैक्स, 07 इनडायरेक्ट टैक्स, ये कोड दे दिया, और समझ लो सबकी फीस फिक्स कर दी, कोई कंपटीशन नहीं करेगा, एक जैसी फीस रखेगा। अब क्लास यहां लगाओ कि उधर लगाओ कि नीचे लगाओ, अरे है ना, तो अब एक जैसी। वैसा डब्ल्यूटीओ नहीं किया। डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, सब गुड्स की लिस्ट बनाई, ऐसे 1000 गुड्स की लिस्ट बनाई, हर गुड्स को टैरिफ कोड दिया, और यह कहा कि हर कंट्री यही कोड फॉलो करेगी, और वो डब्ल्यूटीओ के कोड पे हमने कस्टम टैरिफ बनाया। इज इट क्लियर? तो वो कस्टम टैरिफ का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, कभी ऐसे वर्ड पढ़े होगे? सर नहीं पढ़े, ठीक है। आगे यहाँ पे तो वो आगे लूंगा बेटा। तो यहाँ पे हमें कस्टम टैरिफ भी पढ़ना है, एक्साइज टैरिफ भी पढ़ना है। चलो, रूल्स रेगुलेशन, चलो ये तो हुआ। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेफ्ट साइड में डायग्राम है, राइट साइड में टेक्स्ट है, ठीक है, और ये हमको अरेंज करना है। तो चलो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी हाँ, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी एक्ट 3 स्टेजेस में फॉलो होता है, एक लेवी, एक असेसमेंट और एक कलेक्शन। लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ चार्ज, लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ चार्ज, लिख मतलब नोट्स में मत लिखना। ओके, तो लेवी मीन्स क्या, क्रिएशन ऑफ चार्ज। असेसमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिफिकेशन, और कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जो क्वांटिफाई किया हुआ चार्ज है वो कलेक्ट किया जाता है। अब बेटा देखो, कोई भी इकोनॉमिकल लॉ, आप डीटी लो, आईडीटी लो, ओके आईडीटी में एक्साइज लो, कस्टम्स लो, कोई भी ऐसा इकोनॉमिकल लॉ, ओके ये 3 स्टेजेस में ही फॉलो होता है। पहले लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये बताते हैं कि लायबिलिटी कब आएगी, दूसरा फिर उसको क्वांटिफाई करते हैं, और तीसरा फिर उसको कलेक्ट करते हैं, और ऐसे ही कस्टम पढ़ना है। मतलब एक एग्जांपल आपको दूं, फटाफट सुनिएगा। एक एग्जांपल अगर मैं, तो आपने इनकम टैक्स में पहले समझा कि इनकम यानी क्या। इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 220, इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स में सेक्शन 224, 6, 222, 224 है ना, होमवर्क है आपके लिए, कल देख के आना। हाँ,
तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दिया है बेटा इनकम का, तो वो डेफिनेशन तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर, इनकम अर्न पे है। फिर इनकम अर्न यानी क्या, तो व्हाट डू मीन बाय इनकम, इनकम की डेफिनेशन देखो डिवाइडेड इन 5 हेड्स। 5 हेड्स में फिर आपने समझा कि सैलरी कब, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कब, पीजीबीपी का कब। ओके पहले समझा कि कब आता है, अरे हाया ना। फिर आपने उसको क्वांटिफाई किया, लिखा होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, अरे हाया ना। फिर क्वांटिफाई किया उसको अमाउंट में, और जो क्वांटिफाई हुआ बाद में उसको पे किया। हर एक्ट में ध्यान से सुनिए, हर एक्ट में ऐसा एक इवेंट होता है जिसके ऊपर टैक्स रखा गया है। जैसे इनकम टैक्स में इनकम अर्न, उस पर टैक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया में कोई भी टैक्स पर्सन पे नहीं है, इंडिया में टैक्स इवेंट पे है, और जो पर्सन वो इवेंट को टच करेगा वो पे करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स में जो टैक्स है वो इनकम अर्न पे है, और जो पर्सन ने वो इनकम अर्न को टच किया वो लायबल। समझ लो छोटा बच्चा 2 साल का, वो भी पर्सन है, अरे है ना। पर जब उसने एक इवेंट को टच नहीं किया, कौन सा, इनकम अर्न, ओके, तो उस पर टैक्स कौन मांगेगा। तो ध्यान से सुनना, ह्यूमन पे टैक्स नहीं है, टैक्स इवेंट पे है, और जिसने वो इवेंट को टच किया करंट लगा। इसलिए छोटा बच्चा कभी इनकम टैक्स नहीं देगा अनलेस क्लबिंग ऑफ इनकम और वो कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, अरे है ना। ओके या कोई 80 साल का जो ओके यहाँ पे बुढ़ा है, चले गया माउंट एवरेस्ट पे मेडिटेशन कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, चलो इनकम टैक्स दे, अरे वाह मैंने कोई इवेंट तो करना चाहिए। तो टैक्स इवेंट्स पे होता है, ह्यूमन पे नहीं, और जो ह्यूमन उसको टच करेगा वो टैक्स देगा। इज इट क्लियर। जैसे एक बात बताता हूं, एक पर्सन जो है कितने टैक्सेस देता है, सुनिएगा मेरी बात, ओके थोड़ा फास्ट में ले रहा हूं पर सुनिएगा। एक ही पर्सन टैक्सेस कैसे देता है, ओके बताता हूं। उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट इवेंट को टच किया, कस्टम लगा, अरे है ना। फिर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, पर्सन एक ही है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, ओके बनाया, मैन्युफैक्चर, एक्साइज लगा, अरे है ना। फिर उसने वो फिनिश गुड सेल किया, वैट लगा, वैट या सीएसटी। सेल करने के बाद इनकम जनरेट हुई, इनकम टैक्स लगा। पर्सन एक, टैक्सेशन एक। तो इवेंट्स पे टैक्स, एक ही बंदा कस्टम्स दे रहा है, एक्साइज दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है, वैट दे रहा है, सीएसटी दे रहा है। और समझ लो मैं मशीन बना रहा हूं, मोबाइल बना रहा हूं, और मोबाइल सेल के टाइम वैट दिया, फिर इसकी आफ्टर सेल सर्विस दिया, सर्विस टैक्स लगा। अरे हाँ या ना, हाँ बेटा जितने इवेंट में, तो टैक्स इवेंट पे एक बंदा जो जब टच करेगा टैक्स लगेगा, जितने इवेंट्स को टच करेगा टैक्स। तो हर एक्ट में इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट जिसपे टैक्स रखा गया है। तो भाई कस्टम में ऐसा क्या कि भाई कस्टम में ओके समझ लो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लगाते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लगाते हो। कब लगता है कस्टम ड्यूटी, ऐसे कौन से इवेंट्स है। तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 12 देखो, चार्जिंग सेक्शन। आप पे कस्टम ड्यूटी आती कब है, ध्यान से सुनिएगा, कस्टम ड्यूटी आती कब है। तो सेक्शन 12 कहता है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ड्यूटीज ऑफ कस्टम, हम ड्यूटी कब लगाएंगे, हम ड्यूटी कब लगाएंगे, शैल बी लेविड, लेविड मतलब चार्ज, अरे है ना, कब लगाएंगे, एट सच रेट एज में बी स्पेसिफाइड इन कस्टम टेरिफ एक्ट। एक मिनट, रेट कहां से आएगा, कस्टम टेरिफ एक्ट से, कस्टम टेरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, दूसरा कोई लॉ नहीं है। हाँ अब यहां से देखना, ऑन गुड्स, हम ड्यूटी लगाएंगे गुड्स पे, ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब हम सर्विस पे कस्टम नहीं लगाएंगे, हम इनकम पे कस्टम नहीं लगाएंगे। हमारा पहला इवेंट है वो क्या होना चाहिए, गुड्स, गुड्स होना चाहिए। फिर गुड्स, और दूसरा इवेंट है बेटा आपने वो गुड्स क्या किया, आइदर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। चलो ओके आपका नोटबुक लो, एक चार्ट बनाओ फटाफट, डू इट फास्ट। ओके चार्ट बनाओ फटाफट, ओके पूरा पेज लेना, पूरा पेज ब्लैंक पेज लेना। ओके लिखो सेक्शन 12 फास्ट में, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन। स्पीड बढ़ाना बेटा, यहां 2 पार्ट करो, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, सेकेंड पार्ट में एनी अदर लॉ, चार्ट देखते देखते बनाना, एनी अदर लॉ, ड्यूटीज ऑफ कस्टम,
ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, वो कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। एक मिनट, सॉरी। ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड, शैल बी लेविड। ड्यूटी कब लगाएंगे हम कस्टम की? लेविड। अच्छा, रेट कहां से आएगा? दो पार्ट कर दिए बेटा। लेवी करेंगे हम, रेट टैरिफ से लाएंगे, और लेवी कब होगी तो वो भी देखो। तो शैल बी लेविड एट द रेट, एट द रेट क्या? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सीटीए मतलब क्या? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब लेवी किस पे होगी? तो लेवी बेटा ऑन गुड्स। किस पे होगी? गुड्स पे। गुड्स क्या होने चाहिए? गुड्स क्या होने चाहिए? इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और क्या बेटा? एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ओके, इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया के किसी भी बंदे ने, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के किसी भी बंदे ने गुड्स इंपोर्ट किया या गुड्स एक्सपोर्ट किया तो हम टैक्स लेंगे। दैट्स ऑल। ये समझ में आया? इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया तो हम टैक्स लेंगे। ये मेन पॉइंट है डिस्कशन, बाकी तो बेटा फालतू है। ये क्रक्स है उसका कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कस्टम लगाओगे। अरे है ना। तो अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, फिर सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मैंने बाहर से मिट्टी लाई, फिर मिट्टी गुड्स है क्या? मैंने बाहर से एक लैपटॉप लाया बैग्स में, फिर वो गुड्स है क्या? भाई मैंने सुना था एक लैपटॉप फ्री अलाउड है, मैंने सुना था एक मोबाइल फ्री अलाउड है। अरे हाँ है ना। ओके, तो भाई मैं कुछ भी लाऊं बाहर से, तो मुझे गुड्स यानी क्या डेफिनेशन चाहिए एज पर कस्टम्स एक्ट। नहीं तो गुड्स तो अलग अलग है, कस्टम एक्ट। फिर इंपोर्ट कब बोला जाएगा? मुझे उसकी भी डेफिनेशन चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे भाई मैंने मछलियां पकड़ के लाई बाहर से, हाँ समुंदर से। मछलियां गुड्स है, मूवेबल है। अरे हाँ है ना। तो भाई पर मैंने फॉरेन पोर्ट से नहीं लाया, मैंने समुंदर से लाया, तो क्या मछलियों पे ड्यूटी आएगी? सवालों पे सवाल, उसके जवाब चाहिए। है। अरे हाँ है ना। हाँ, तो उसके जवाब चाहिए। तो अब ऐसे केस में बेटा ये जो है, ये पहला वाला पार्ट आप इतना ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो लीगल वर्ड्स है। वो फाइनल लेवल पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब वो कहते हैं कि भाई हम टैक्स तो इंपोर्ट पे लगाएंगे, पर ये एक्ट में कहीं पे अगर ऐसा कहा कि भाई इंपोर्ट होने के बाद टैक्स नहीं लगेगा तो फिर नहीं लगेगा। पर सर नहीं समझा, वो बाद में लेता हूँ, वो बाद में लेता हूँ। अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ड्यूटी लगती कब है। तो ड्यूटी शैल बी लेविड। लेविड के क्या इवेंट्स है? बताओ क्या इवेंट्स है? पहला, मेरे साथ, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक, पहला क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, और दूसरा इंपोर्टेड, और तीसरा आइदर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड। और रेट कहां से आएगा? कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट से। तो देखो अगर आप नोट्स में आओगे बेटा, तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स कि भाई ऐसी क्या कंडीशन है जिसके ऊपर कस्टम्स की लेवी होनी चाहिए। तो पहले तो वो क्या बेटा? गुड्स इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड। रेट कहां से आएंगे? कस्टम टैरिफ एक्ट। ओके, कस्टम टैरिफ एक्ट। अब एक और पॉइंट बताता हूं, वो ये कि अगर गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट पे भी ड्यूटी आएगी। यानी गवर्नमेंट ने अपने पर्पस के लिए भी इंपोर्ट किया, सर गवर्नमेंट अपने आप को ही टैक्स देगा, क्योंकि टैक्स किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को। तो सर गवर्नमेंट अपने आप को टैक्स देगा? यस यस। तो अगर गवर्नमेंट ने भी जैसे डिफेंस के लिए गुड्स इंपोर्ट किया, आर्म्स और एम्युनिशन इंपोर्ट किए, तो अगर गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट किया तो भी ड्यूटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और अपने ही अकाउंट में डालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। ओके, तो ये देना पड़ेगा। चलो अब बेटा पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स अंडर कस्टम्स? कस्टम गुड्स यानी क्या? चलो देखो, नीचे डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन 2 मार्क के लिए आ सकती है। गुड्स की डेफिनेशन स्टार करो। गुड्स डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा गुड्स यानी क्या? गुड्स इंक्लूड्स
अब ये डेफिनेशन हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन नहीं है। जैसे थोड़ा मैं याद दिला दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है बच्चों? अरे नालायक को सीपीटी में पढ़ा होगा ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है ना? ओके, नालायक। गुड्स की डेफिनेशन था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज, ग्रास, क्रॉप, ऐसा कुछ था ना। तो पर स्टार्ट था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स, गुड्स मतलब मूवेबल, इमूवेबल नहीं, वो मूवेबल होना चाहिए। और यहां पे भी वही है, धीरे धीरे बताता हूं। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, देखो बेटा, गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स, ध्यान से सुनिएगा, मतलब ओके डेफिनेशन में हम क्या क्या लाने वाले हैं गुड्स के। तो देखो, कस्टम, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। अब देखो आपको समझा देता हूं। बहुत सी बार शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी, जैसे इंडिगो, इंडिगो ने लास्ट मंथ में ही 12 एयरक्राफ्ट खरीदे फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो वो फॉरेन कंपनी से बनवा के लिए थे। तो अगर वो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं इंडिया में फॉर देयर बिजनेस, वो एयरक्राफ्ट पे ड्यूटी आएगी। ये समझ में आया? एयरक्राफ्ट इंपोर्ट, शिपिंग कंपनी शिप्स इंपोर्ट करती है, उस पर भी ड्यूटी आएगी बाहर से। या से रिलायंस इंडस्ट्री, अब रिलायंस इंडस्ट्री ने चार्टर्ड प्लेन खरीदे थे, तो चार्टर्ड प्लेन अगर वो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी ड्यूटी आएगी। हम ट्रेन, मेट्रो इंपोर्ट कर रहे हैं, मेट्रो के वैगन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी ड्यूटी आएगी। तो वर्ड है पहला कि गुड्स इंक्लूड्स वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। अगर इंडिया में कोई भी, या मैं फ्रैंकली बताता हूं, मेरे पास जो कार है मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ओके, मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ओके, तो यहां पे उसकी असेंबली पहले इंडिया में होती थी, अब नहीं होती है, ओके। तो मिनी कूपर जब मैंने इंपोर्ट किया है बेटा, तो वो व्हीकल है। अगर मैं व्हीकल अपने लिए ला रहा हूं तो भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दी है मैंने। तो कोई भी वेसल, अब वेसल मतलब शिप, वेसल मतलब क्या, शिप, आपके नोटबुक में लिख दो, वेसल मतलब शिप। अब शिप दो टाइप की होती है बेटा, एक पैसेंजर शिप और एक कार्गो शिप। कार्गो मतलब गुड्स वाली, ओके, तो दोनों कवर हो गया। को एनी वेसल जो पैसेंजर ला रहा है या जो गुड्स ला रहा है, तो यहां दोनों कवर हो गए बेटा। तो वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल, तो जो इंडिया में बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहा है उस पर ड्यूटी आ जाएगी। दूसरा बेटा बैगेज, सॉरी दूसरा स्टोर्स। तो ये स्टोर्स क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड में फोटो देखो, स्टोर्स समझा देता हूं। ये जो स्टोर्स होता है, बहुत सी बार जैसे ये स्टोर्स का दिया है बेटा मैंने, वहां लिख दो, मतलब आपके नोटबुक में लिखना, स्टोर्स मतलब गुड्स फॉर यूज इन वेसल, स्टोर्स मतलब गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, इन वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर यूटिलिटी पर्पस, यूटिलिटी पर्पस। इन वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर यूटिलिटी पर्पस। जैसे ये स्टोर क्या रहता है बताता हूं। कभी आपने बाय एयर ट्रेवल किया होगा, ठीक है, जैसे मैं बाय एयर ट्रेवल कर रहा हूं, फ्लाइट में बैठ जाता हूं, फिर यहाँ पे फ्लाइट में बैठने के बाद आधी घंटा होने के बाद भूख लगती है, भूख लगती है तो फिर मैं एरोस्टेस को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई कोल्ड ड्रिंक लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हंस क्यों रहे हो नालायक को? हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो कोल्ड ड्रिंक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ओके। तो वो एयर होस्टेस जो है चार्जेबल होता है, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक, फूड स्टफ, या फिर मुझे मूवी देखनी है, ये लाओ, वो आपका जो भी है, तो जो वहाँ एयरक्राफ्ट के अंदर गुड्स होते हैं, फूड स्टफ, पहला देखो फूड स्टफ या यूटिलिटी पर्पस के लिए क्रूज शिप में, तो वेसल इन एयरक्राफ्ट, इन वेसल, ओके, जो पैसेंजर यूटिलिटी के लिए होते हैं, तो फिर वो जो फूड स्टफ लाते हैं, फूड स्टफ सर्व करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सी बार क्या होता है बेटा, जब फॉरेन शिप इंडिया में आती है या एयरक्राफ्ट इंडिया में आते हैं, तो इनके जो स्टोर्स होते हैं, यानी शिप में यूज होने वाले गुड्स, जैसे शिप में सभी यूटिलिटी वाले फूड स्टफ ले लो, या फिर ओके टॉयलेट प्रिपरेशंस ले लो, या फिर फर्नीचर, क्रॉकरीज, जो भी गुड्स अंदर यूज हो गए, ओके, यूज इन द वेसल और इन द एयरक्राफ्ट, वो वेसल और एयरक्राफ्ट का स्टोर माना जाता है। स्टोर डे टू डे लाइफ का वर्ड है, कोई हार्ड नहीं है, हम घर पे बोलते हैं स्टोर में रख दे, अरे है ना, पूरा महीना भर चलाने के लिए, तो ये शिप को चलाने के लिए एक्स्ट्रा रख,
अरे हाँ है ना। तो ड्यूरिंग वॉयज जो है उनको जो फूड स्टफ चाहिए पैसेंजर्स के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए, उनको जो कि टॉयलेट प्रिपरेशन या फर्नीचर, क्रॉकरीज, यूटेंसिल्स, जो भी गुड्स हो गए इनसाइड द वेसल, इनसाइड द एयरक्राफ्ट, वो स्टोर कहा जाता है। तो बेटा कोई जब फॉरेन शिप बाहर से आती है इंडिया में तो बहुत सी बार वाइन वगैरह भी होती है उसके अंदर, वाइन्स होती है पैसेंजर के लिए। अब वो कुछ वाइन तो वॉयज में कंज्यूम होगी पैसेंजर को सर्विस देने में, ओके, फिर 300 वाइन्स बाकी है। अब शिप ने यहाँ अपने एंड कर दिया जर्नी, अब 300 लीटर्स वाइन पड़ी हुई है, ज़्यादा दिन रखेंगे तो खराब हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं इंडिया में सेल कर देते हैं उसको, वो स्टोर्स इंडिया में सेल कर देते हैं। तो वो जो स्टोर जब इंडिया में सेल करते हैं ना तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी आती है। तो ये शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी जो वॉयज में स्टोर लाती है वो इंडिया में क्लियर कर देती है, बहुत सी बात उस पर भी ड्यूटी पे करना पड़ता है। ओके, इवन स्पेयर्स वगैरह, बहुत सी स्पेयर्स वो स्टोर में रखते हैं। ओके, फ्यूल स्टोर में फ्यूल, ओके, स्पेयर्स, ओके, ये स्टोर्स में रखते हैं। तो ये अगर वो इंडिया में क्लियर कर दे तो फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे बैगेज। थर्ड देखो बैगेज। बैगेज मतलब क्या, तो सुनिएगा, बैगेज मीन्स बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल। ये बैगेज, ये बैग्स में भी आप अगर गुड्स देखो, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इज ऑन गुड्स, गुड्स पे है, एंड गुड्स इंक्लूड्स बैगेज, मतलब बैगेज पे भी ड्यूटी आएगी। देखो मैं आपको थोड़ा लिंक लगा के दे रहा हूं, लेवी किसके ऊपर है, गुड्स पे, और गुड्स इंक्लूड्स बैगेज, बैगेज पर भी ड्यूटी आती है। यानी आपके बैग्स के अंदर जो भी गुड्स लाओगे सब पे ड्यूटी है। ओके, तो जैसे आप लैपटॉप ला रहे हो, मोबाइल ला रहे हो, पर फाइनल लेवल में बैगेज रूल एग्जम्पशन आएगा आपको, मतलब एक लिमिट तक फ्री है, एक लिमिट के बाद टैक्सेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लैपटॉप फ्री एग्जम्पशन है, 50,000 तक आप बैगेज में गुड्स ला सकते हो विदाउट ड्यूटी, पर 50,000 से ज्यादा लाया तो टैक्सेबल है। ज्वेलरी, ज्वेलरी आप एक लेडी पैसेंजर होगी तो 1 लाख तक की वैल्यू की ज्वेलरी फ्री ला सकते हो, 1 लाख से ज्यादा होगी, बपिलरी आ गया, अरे है ना, यानी 1 लाख से ज्यादा वैल्यू होगी तो ड्यूटी आ जाएगी। तो बैगेज मतलब क्या, तो बैगेज में जो भी गुड्स आप लाओगे, ओके, उस पर ड्यूटी आएगी आफ्टर सर्टन लिमिट। ठीक है, तो इसको हम बैगेज कहते हैं। हाँ, मोटर व्हीकल बैगेज में नहीं आएगा। मोटर व्हीकल सर बैगेज मतलब बैग्स में आने वाले गुड्स नहीं, बैगेज मतलब बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल्स, मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके साथ जो भी है उसको बैगेज। फिर पेट्स क्यों ना, पेट्स पे ड्यूटी है, अरे है ना। तो बैगेज में ओके ड्यूटी आती है बेटा, और बैगेज में तो और गुड्स में नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप राइट साइड में पढ़ते जाओ, गुड्स इंक्लूड करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या, अगर आप करेंसी, फॉरेन करेंसी इंडिया में लाते हो या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह लाते हो, उस पर भी ड्यूटी लग जाएगी। यानी आपने डॉलर लाया, डॉलर पे ड्यूटी लग जाएगी। सर ये ऐसा कैसे, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि बाहर का पैसा लाओ, बाहर का पैसा लाओ, ओके, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, अरे है ना, और जब हम बाहर से पैसा लाएंगे तो उस पर ड्यूटी लगा रही है। भाई एक तो मैं फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ला रहा हूं, इंडिया को एनरिच कर रहा हूं, बाहर का पैसा हमको फिरंगियों ने लूटा तो हम भी फिरंगियों को लूटेंगे, अरे है ना। तो बाहर का पैसा इंडिया में ला रहा हूं, अब समझ लो कोई डॉलर लेके इंडिया में ला रहा है, तो अब डॉलर इज अ गुड्स, करेंसी गुड्स के का है, अरे है ना। तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। अब ड्यूटी लग जाएगी तो आप तो कहोगे एक तो यार पैसा लेके आओ फॉरेन करेंसी, इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करो, और ये ड्यूटी लगा रहे, ये ऐसी कैसी गवर्नमेंट है, कैसा इश्क है, कुछ समझा ही नहीं मैंने क्या बोला। गवर्नमेंट एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट को क्यों प्रमोट करती है कि एक्सपोर्ट ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जब कोई लाएगा इंडिया में तो गुड्स में डाल दिया है, गुड्स में डाल दिया मतलब गुड्स इंपोर्टेड, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्टेड, ड्यूटी लग जाएगी। तो हाँ बेटा, हाँ लगेगी ड्यूटी उसके ऊपर। तो सर ये तो डोमिनेट कर रहे हो, नहीं बेटा, रेट टैरिफ में नील है उसका, टैरिफ में रेट क्या है, नील है। तो सर फिर जब फॉरेन करेंसी का रेट नील रखना था तो गुड्स में रखा ही क्यों, जब रेट ही नील रखना था, इसलिए क्योंकि जस्ट फॉर डिक्लेरेशन हमको पता होना चाहिए बाहर से आने वाला आदमी कितना फॉरेन करेंसी ला रहा है, कहीं हवाला ना हो जाए, कहीं स्मगलिंग ना हो जाए, कहीं पैसा टेररिज्म का ना आ जाए। तो हर वो आदमी जो इंडिया में एंटर हो रहा है, हमें ये डेटा चाहिए कि वो पैसा कहां से ला रहा है, और यहां से अगर पैसा ले जा रहा है तो कहां ले जा रहा है। तो रेट नील है, रेट नील है मतलब ड्यूटी नहीं लगेगी, बस डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा बेटा कि पैसा कहां से आया और कहां गया, इसलिए गुड्स की डेफिनेशन में रखा है। इज इट क्लियर। और आगे लास्ट में अगर आप वर्ड पढ़ते हो तो एनी काइंड ऑफ
मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी गुड्स इंक्लूड्स कुछ भी मूवेबल, यानी अगर आपने कुछ भी मिट्टी भी लाई, यानी एक पिन से लेके तो एलिफेंट तक, हाँ एनिमल्स गुड्स है। मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट ह्यूमन सभी गुड्स है, एक्सेप्ट ह्यूमन सभी गुड्स है। तो आप कोई एनिमल्स भी इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके रेट है टैरिफ में। अगर आपने एलिफेंट लाया तो 12% है, अगर आपने ओके काऊ वगैरह लाया तो 12% है। अरे हाँ या ना, तो आपने टाइगर वगैरह इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में मछलियां भी लाओ ना पकड़ के, रेट है। इज इट क्लियर? तो लास्ट में तो वर्ड है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक पिन से लेके एलिफेंट तक कुछ भी लाओ, गुड्स मान लिया जाएगा। ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ गुड्स बेटा। तो चलो एक बार मेरे साथ फिर से कस्टम में गुड्स की डेफिनेशन आप पहले लिखोगे, 2 मिनट में मेरे साथ रिवाइज करोगे। चार्ट बनाया आपने? अरे आया ना? ओके, तो चलो। और ये हाँ कहने की आदत लगाओ। मैंने पूछा था हाँ कहने का, क्योंकि हाँ कहने से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ नहीं भी समझा हुआ तो कॉन्फिडेंस आता है, और एक्सेस हाँ कहने से नालायक होता है, पता है क्या? हाँ, तो यहां पे आपने ये चार्ट बनाया था, अब बोलना हाँ हाँ, ये चार्ट बनाया था। चलो साइड में जगह होगी, यहां लिखो गुड्स सेक्शन 222, सेक्शन 222 गुड्स लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। मैं लिखने लगा होगा, बैठने थोड़ी लगा होगा। यहां पे गुड्स, हाँ गुड्स इंक्लूड्स, बताओ क्या क्या इंक्लूड्स है, देख के बताओ, देख के बताओ। इंक्लूड्स ए क्या लिखो? वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट, वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट। डू इट फास्ट फास्ट फास्ट, वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट। सेकेंड, दूसरा क्या क्या? स्टोर्स। अच्छा, स्टोर्स क्या होते हैं? ये कार्गो, कंटेनर कार्गो होते हैं या वेसल में यूज होने वाले गुड्स होते हैं? फॉर पैसेंजर यूटिलिटी। अरे है ना, तो स्टोर्स लिखो। सेकंड स्टोर्स। सी, सी क्या? बैगेज। लिखते जाओ, मेरा क्या वेट कर रहे हो? हाँ, सी बैगेज। तीसरा करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट में क्या बेटा? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। या आपने कभी देखा होगा ना, ऐसा सुना होगा ना, बड़े बड़े कंटेनर ऐसे शिप में आ रहे हैं, एक कुछ भी मूवेबल लाओ, कंटेनर लाओ। नॉर्मली हम उसे कार्गो कहते हैं, कार्गो। ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स में गुड्स आते हैं, मतलब जो बैग्स में नहीं ला रहे हो, जो स्टोर्स नहीं है, बड़े बड़े गुड्स बॉक्सेस या कंटेनर में ला रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्गो। ठीक है, कभी कार्गो हब सुना होगा, तो उसे हम कहते हैं कार्गो। चलो, ये गुड्स की डेफिनेशन हुई। तो गुड्स की डेफिनेशन तो आपने देख लिया। फिर अब सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? अगर ये 5 कैटेगरी के गुड्स इंपोर्ट हुए तो ड्यूटी लगेगी, और लास्ट तो कहती है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब इंपोर्ट यानी क्या? चलो आ जाइए बेटा नेक्स्ट पेज पे। हाँ अब मैं आगे का डिस्कशन करने के पहले एक डायग्राम यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और सुनिएगा। ये समझ लो इंडिया की टेरिटरी है, यानी इंडिया का सी शोर है, समुद्र किनारा। अब यहां से, अब मैं आपको बताता हूं, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स होता है टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर। इतना बताया आपको, 12 नॉटिकल माइल्स होता है टेरिटोरियल वाटर, एंड 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, ये टेरिटोरियल वाटर होता है। फिर सी शोर से, बेटा ध्यान से सुनना, सी शोर से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन। और सी शोर से ही 200 नॉटिकल माइल्स होता है इंडियन एक्सक्लूसिव क्या? इकोनॉमिक जोन। और बाद में हाई सी, हाई सी मतलब बहुत बड़ा सी, समझ में आया? बहुत बड़ा सी। अब देखिएगा यहां पे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, इसका इंपॉर्टेंस पहले समझा देता हूं। ऐसा है बेटा कि ये 12 नॉटिकल माइल्स में, यानी ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, यहां कोई भी शिप घूम सकता है, डोमेस्टिक शिप। आपको भी कभी अगर परेशान हो गए पढ़ाई से, घूमने जाना है तो 12 तक ही, 12 के बाद कस्टम परमिशन लग जाती है, यानी कस्टम कंट्रोल चालू हो जाता है। 12 ये पूरा कॉन्टिजियस जोन कस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है? तो
तो कॉन्टिजियस जोन मतलब 12 + 12 टोटल कितना हुआ 24। ओके, और हाँ कस्टम कंट्रोल बस यहां तक होता है 24 नॉटिकल माइल्स के बाद, पर 200 नॉटिकल माइल्स होता है हमारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर ये इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि अगर कोई इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिल गए, इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मतलब क्या, मिनरल ऑयल एंड गैसेस, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर वो मिलते हैं तो उस पर ओनरशिप किसकी होगी, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की। तो यहां, और उसके बाद में हाई सी, हाई सी मतलब बहुत बड़ा सी। ओके, फिर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। ओके, तो अब देखिएगा एक बार फिर से, टेरिटोरियल वाटर कितना 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं। इंपोर्ट यानी क्या, राइट साइड में, अब देखो मैंने, आप राइट साइड में आओगे तो मैंने सबका इंपॉर्टेंस दे दिया, आप रीड कर सकते हो इसको बाद में। ओके, बेस लाइन इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स होता है, अरे है ना। ओके, उसके बाद में, हाँ अब ये 12 नॉटिकल माइल्स जो 12 होता है वो सी वाटर, बॉटम ऑफ द सी एंड एयर स्पेस। ओके, और ये पूरी इमेजिनरी लाइन होती है जो नेविगेशन के थ्रू कंट्रोल होती है, पूरी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद में कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन मतलब जहां कस्टम का कंट्रोल होता है, ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम। ओके, किसी को भी रोक सकता है, कोई भी शिप को रोक सकता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, कोई भी शिप को कहां तक रोक सकता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बताओ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक होता है 200। अगर कोई इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिलते रहे, गैसेस, मिनरल ऑयल वगैरह, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी। और बाद में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सर्विस टैक्स में बताऊंगा आपको क्या रहता है, यहां छोड़ दो, मैं सर्विस टैक्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने देखा डिस्कशन। उसके बाद में बेटा देखो, अब अगर आप ये जो है इंपोर्ट की डेफिनेशन, भाई कब इंपोर्ट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि उसने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, तो वर्डिंग देखो, द टर्म विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन डिफाइंड टू मीन, पहली लाइन छोड़ दो बाद में पढ़ाता हूं, डिफाइंड टू मीन ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट मतलब क्या, अब यहां स्टूडेंट की गलती क्या हो जाती है, और यहां डेफिनेशन को कैसे पढ़ना चाहिए, देखो इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या, उन्होंने ये नहीं कहा ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम फॉरेन पोर्ट, समझ लो इंडिया यहां तक है, तो अगर इंडिया यहां तक है तो इसके बाहर से लाना इंडिया में, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, खत्म, इंपोर्ट कह दिया जाएगा। बाहर से तुम ओके समुंदर से लाओ, फॉरेन पोर्ट से लाओ, कहीं से भी लाओ, इंडिया में लाना, इंडिया के बाहर से, उसे इंपोर्ट कह दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये वर्ड लर्न कर लेना। बहुत से स्टूडेंट जब इंपोर्ट की डेफिनेशन आते हैं तो वो लिखते हैं इंपोर्ट मतलब गुड्स विच आर इंपोर्टेड, दो खींच के दूंगा। ओके, पूरे टेक्निकल वर्ड ऐसे आने चाहिए। इंपोर्ट मतलब क्या, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो फिर सर इंडिया कहां तक, एक सवाल और आ जाता है कि इंडिया क्या, ओके क्या इंडिया, हमने देखिएगा इंडिया कितना लेना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूं सर, अगर हम इंडिया सिर्फ सी शोर तक लेते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार एग्जांपल है पर थोड़ा फास्ट में है, कैच करना। ओके, इंडिया सिर्फ सी शोर तक लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इंडिया सिर्फ सी शोर तक, तो क्या हो जाएगा पता है क्या, समझ लो मुंबई पोर्ट से गोवा पोर्ट जा रहा है गुड्स, मुंबई पोर्ट से कहां जा रहा है, गोवा पोर्ट। अच्छा, इंडिया कहां तक है बेटा, अज्यूम करते हैं सी शोर तक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्लेस आउटसाइड इंडिया? अरे हाँ या ना, ये प्लेस यानी समुद्र किनारे के बाहर जो होगा वो प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब गड़बड़ देखो क्या हो जाए, कोई गुड्स अगर मुंबई से गोवा जा रहा है तो पहले वो इंडिया के बाहर गया एक्सपोर्ट, और फिर गोवा में आया इंपोर्ट। अरे हाँ, तो पता चला कि गुड्स इंडिया में ही है और क्या हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब वो बंदे को पूछा क्या क्या बिजनेस करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कहां से कहां तक, मुंबई टू गोवा। अरे हाँ ना, वो तो ये बोलेगा। अगर हमने इंडिया सी शोर तक लिया तो मुश्किल हो जाएगी। समझ लो ये बंदा है, योर नेम प्रतीक, प्रतीक ओके जुहू बीच पे मुंबई में, ओके जुहू बीच पे ओके फुटबॉल खेल रहा है, ही किक द बॉल, बॉल फॉल इन द वाटर, और जैसे वो ओके जैसे वाटर में गया और बॉल ला रहा है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वहां कस्टम ऑफिसर आ गया, वेट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, कस्टम ड्यूटी पे ड्यूटी, मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये है कि इंडिया सी शोर तक नहीं होगा। ओके, इंडिया कहां तक, तो राइट साइड में ऊपर वाला डेफिनेशन देखो,
इंडिया कहां तक? तो बेटा इंडिया की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन दिया इंडिया ने क्या, तो इंडिया इंक्लूड्स क्या? टेरिटोरियल वाटर। हाँ टेरिटोरियल मतलब इंडिया सी शोर नहीं, इंडिया क्या? टेरिटोरियल वाटर, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा। ओके यानी यहां तक इंडिया माना जाएगा। तो अब वर्ड लगाओ, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, मतलब कोई भी बंदे ने टेरिटोरियल वाटर के बाहर से, फिर वो समुद्र में कॉन्टिजेंस जोन से लाए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से लाए, हाई सी से लाए, या फॉरेन पोर्ट से लाए, कहीं से भी उठा के लाए क्या? गुड्स। और ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, हाथ देखना, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर से अगर इंडिया में लाया तो क्या उसे इंपोर्ट मान लिया जाएगा? हाँ। और जो बंदे ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब बेटा सेकंड डायग्राम देखो, फटाफट फटाफट देखो। हाँ मतलब अगर कोई शिप में, ये शिप में गुड्स आ रहे हैं, ये गुड्स है बेटा, गुड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये शिप में बैगेज होगी, पैसेंजर बैठे अंदर दिख नहीं रहे, अरे है ना, बैगेज होगी, कुरियर होगा, स्टोर होगा, कार्गो होगा, अरे हाँ है ना। हाँ तो जैसे ही शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया इंपोर्ट, ये इसमें रहने वाले सभी गुड्स पे ड्यूटी लग गई, अरे है ना। जैसे एयरक्राफ्ट ने क्योंकि टेरिटोरियल वाटर नॉट ओनली सी वाटर आल्सो एयर स्पेस, जैसे एयरक्राफ्ट में देखो पीछे गुड्स रखे, अंदर इधर पैसेंजर है, अरे है ना। तो जैसे एयरक्राफ्ट ने गुड्स, नहीं कस्टम ड्यूटी पैसेंजर पे नहीं है, गुड्स पे है। तो जैसे एयरक्राफ्ट ने क्रॉस कर दिया, या ओके पैसेंजर के बैग्स, अरे हाँ है ना, एयरक्राफ्ट के अंदर एयर होस्टेस के हाथ में स्टोर, अरे हाँ या ना। हाँ इतना नहीं मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि सब बताओ ठीक है, जितना हुआ बता दिया। तो बेटा जो जैसे गुड्स क्रॉस हो जाएगी, क्या कस्टम ड्यूटी आ जाएगी? हाँ कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, इंपोर्ट कह दिया जाएगा। तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, और इंडिया कहां तक है बेटा? टेरिटोरियल वाटर। तो सर फिर ये कॉन्टिजियस जोन ये क्या है? तो इंडिया यहां तक ही है, पर आगे बताऊंगा कस्टम की पावर कॉन्टिजियस जोन तक है, मतलब किसी को रोकना हो तो कहां तक रोक सकता है? 24 तक। इज इट क्लियर? पर इंडिया कहां तक माना जाएगा? 12 नॉटिकल माइल्स। चलो आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर 13 पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। When the goods are set, क्वेश्चन आ सकता है, when the goods are said to be imported and levy of custom duty arise, कैसे लिखोगे आंसर? फटाफट बताओ, कब कहा जाएगा गुड्स इंपोर्ट का हो गया? इंपोर्ट अगर सेक्शन याद है तो ठीक, एज पर सेक्शन 223 इंपोर्ट मीन्स ओके ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर वो जो पहली लाइन दी है विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन, मतलब क्या? वो नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सी डेफिनेशन में वो पहले लाइन इसलिए डाली जाती है क्योंकि कभी कभी वर्ड के ग्रामेटिकल वेरिएशन होते हैं। सर नहीं समझा, अच्छा बताओ सेल दो वे में यहाँ पे स्पेल हो सकता है, बताओ SALE और SELL, ये ग्रामेटिकल वेरिएशन है। तो भाई SELL हो या SALE हो, मीनिंग वही है क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर कंसिडरेशन, यह है ना। तो उनका ये कहना है इंपोर्ट को आप IMPORT को, IMPOERT को, IMPOART को, कुछ भी कहो, इंपोर्ट का मतलब यही होगा क्या? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस। तो विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, उसके हर ग्रामेटिकल वेरिएशन को ख्याल में रखते हुए मीनिंग तो यही होगा ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड। उसने आपने पहली लाइन नहीं भी लिखी तो चलेगा, मेन लिख देना ओके। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो चलो बताइए बेटा इंपोर्ट कब कहा जाएगा और लेवी कब आएगी? इंपोर्ट जब टेरिटोरियल इंडिया आएगा, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। तो एज सुन एज गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, गुड्स आर सेड टू बी इंपोर्टेड एंड कस्टम ड्यूटी लायबिलिटी विल अराइज। ओके हाँ, अब एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, लेफ्ट साइड के डायग्राम में आओ, और वो क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ध्यान दीजिएगा। बेटा देखो क्या होता है, समझ लो मैं हूं, मेरा एग्जाम्पल लो, मैं यहां हूं, ठीक है सर क्लियर नहीं दिख रहा, देख लो ना। हाँ तो मैं यहाँ हूँ, मुझे ये मशीन इंपोर्ट करनी थी, और मैं फ्रैंकली बताता हूँ आपको, मुझे कार भी मैंने इंपोर्ट की थी,
क्योंकि मेरा छोटा भाई यूएस में था और उसको वो चाहिए थी, मेरी पसंद नहीं थी, उसकी थी। हाँ, तो जहाँ तक है एक मशीन है या मिक्सिंग मशीन, अगर आप देखते हो तो ये लैपटॉप मुझे और आपने देखा होगा मेरे पीछे कुछ अलग है, पर आता कुछ अलग है। अरे हाँ है ना, तो आता कुछ अलग है क्योंकि ये स्क्रीन पीछे आ जाती है, ये स्क्रीन पीछे आ जाती है। तो ये जो है एक मशीन 7 इक्विपमेंट्स को एट ए टाइम मिक्स कर रही है। 7 किसके? कैमरा, लैपटॉप, टेलीविजन, डेस्कटॉप, पीछे प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम, अरे हाँ है ना, मिक्स कर रही है। तो ये मशीन मैंने इंपोर्ट किया था यूएस से। तो इंपोर्ट किया मैं, अब मैंने ऑर्डर दे दिया, बॉक्स में पैक हो गई, वहाँ से शिपर ढूंढा गया, शिपर ट्रांसपोर्टर है ना, शिप में डाल दिया, शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद शिप आती है पोर्ट पे, कस्टम पोर्ट पे, या एयर बाय एयर आ रहा था एयरपोर्ट पे। गुड्स अनलोड हो गए, गुड्स अनलोड हो गए। अब बेटा गुड्स अनलोड होने के बाद कस्टम कंट्रोल में होते हैं। जैसे जेएनपीटी पता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये पनवेल में है ना, बहुत बड़ा पोर्ट है ना, वो कस्टम कंट्रोल में होता है। वहाँ एक परिंदा भी अंदर जा नहीं सकता और परिंदा बाहर नहीं निकल सकता विदाउट परमिशन ऑफ कस्टम। पूरा कस्टम कंट्रोल में होता है, ठीक है, पूरे ऑफिसर कंट्रोल में होता है। अब होता है देखो क्या, गुड्स अनलोड हो गए। अब अनलोड होने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि कस्टम ऑफिसर आपको घर पे लाके देंगे, प्रेस्टीज पॉइंट 3rd फ्लोर, ये तुम्हारी मशीन आई, हाँ ले लो रख लो, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, ऐसे केस में जब गुड्स अनलोड हो जाते हैं तो जो गुड्स का ओनर होता है, ये तो शिपर था, ये तो शिपर था, जो गुड्स का ओनर होता है उससे एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कस्टम डिपार्टमेंट को कि मेरा गुड्स लैंड हो गया है और मुझे क्लियर करवाना है। और वो एप्लीकेशन को कहा जाता है बेटा बिल ऑफ एंट्री। वो कौन देता है ये एप्लीकेशन? कौन देता है? ओनर, इंपोर्टर। किसको देता है? कस्टम ऑफिस, कि भाई ये शिप से या ये एयरलाइन से, एयर एशिया से मेरा गुड्स आया था, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ओके, ये मशीन है, इतनी उसकी वैल्यू है, ओके, ये सप्लायर से मैंने लाया था। ये पूरी डिटेल इंपोर्टर को देनी पड़ती है। इंपोर्टर को किसको देना पड़ता है? कस्टम ऑफिसर को। और कस्टम ऑफिसर जो है वो डिटेल आपकी देखता है, गुड्स देखता है, चेक करता है, ड्यूटी कैलकुलेट होती है, ड्यूटी पेमेंट होता है कस्टम ड्यूटी का, उसके बाद में गुड्स आपके हाथ में देता है। जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हो वहाँ से गुड्स को तो आप टच भी नहीं कर सकते। पहले गवर्नमेंट कहती है हमको चाहिए, हमारा ड्यूटी है, फिर गुड्स लेके जाओ। इज इट क्लियर? तो इंपोर्टर अपने गुड्स की डिटेल देता है एक फॉर्म में जिसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। ओके, तो बिल ऑफ एंट्री, अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर आपको लिखना है तो लिख दो, बिल ऑफ एंट्री इज एन एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। मीनिंग लिख रहा है लिख लो, बिल ऑफ एंट्री इज एन एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, clearance of goods from customs area, clearance of goods from customs area to be given by, कौन देता है बेटा ये? to be given by importer to custom officer, to be given by importer to custom officer. Is it clear? चलिए, अब ये बिल ऑफ एंट्री वो देता है। और एक्चुअली आपको ड्यूटी कब देनी पड़ती है? अच्छा बता, ड्यूटी देने वाला कौन होगा, शिपर या ओनर? ओनर। तो ओनर जब अपनी डिटेल देता है तब उसको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है बाय चालान। इतना तो पता है ना, टैक्स पेमेंट चालान से होता है, टैक्स पेमेंट चालान से होता है। तो उसको जब वो अपनी बिल ऑफ एंट्री देता है उसके साथ साथ टैक्स पेमेंट चालान अटैच करता है। तो नॉर्मली ओके, इसलिए देखो राइट साइड में बॉक्स में अगर पढ़ोगे तो बॉक्स में आइएगा, थोड़ा समझाता हूं। Thus, import is complete as soon as goods crosses the territorial water. एक मिनट, जैसे आपका गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा, इंपोर्ट कहा जाएगा, एंड लायबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी अराइज, बट इंपोर्ट ड्यूटी लायबल टू बी पेड, लायबिलिटी अराइज हो गई, पर पेमेंट कब देना पड़ेगा? लायबल टू बी पेड व्हेन क्या? बिल ऑफ
एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, एक वर्ड रह गया वहां पे, इज फाइल्ड, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, यानी टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई, अरे है ना, पर पेमेंट करना पड़ेगा जब आप क्या फाइल करोगे, बिल ऑफ एंट्री। चलो नेक्स्ट पेज पे आइए। अब बेटा एक वर्ड पे आपका ध्यान देना चाहूंगा, होम कंजम्पशन। ये होम कंजम्पशन यानी क्या, बिल ऑफ एंट्री समझा, हाँ है ना। अब ये बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या वर्ड है, होम कंजम्पशन। इसका मतलब क्या बेटा, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे जो है ओके एग्जांपल लो, इंडिया इज अवर होम, यहां इंडिया इज अवर होम, ठीक है। और कंजम्पशन मतलब क्लियरेंस, कंजम्पशन मतलब क्लियरेंस, लिख लो, कंजम्पशन मतलब क्लियरेंस, कंजम्पशन मीन्स क्लियरेंस। नोट्स पे कुछ मत लिखना, ठीक है। तो जब जैसा पोर्ट पे आपका गुड्स आ गया, मेरी मशीन आ गई, अब यहां पे डायरेक्ट, अब पोर्ट पे ड्यूटी दे दिया मैंने, ड्यूटी भी दे दिया, और जैसे ही तो देखो मुझे अगर डायरेक्ट क्लियर करवाना है इन इंडिया, तो जो बिल ऑफ एंट्री का नाम होता है, डायरेक्ट इंडिया में क्लियर करवाना है, ओके, तो बिल ऑफ एंट्री का नाम होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। होम मतलब इंडिया और कंजम्पशन मतलब क्लियरेंस, पर नाम वैसे वैसे आना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। और इसमें होता क्या, देखो गुड्स अनलोड हुआ, मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दी, मतलब मैंने ऑफिसर को कह दिया कि मुझे अपने पर्पस के लिए क्लियर करना है, डायरेक्ट मुझे पुणे क्लियर करना है, अरे है ना। ऑफिसर मेरे से ड्यूटी ले लेगा, ड्यूटी लेने के बाद ओके वो देख लेगा गुड्स, बॉक्स ओपन कर, गुड्स देख लेगा, गुड्स वही है ना, स्मगलिंग तो नहीं किया, गोल्ड वगैरह बिस्किट, अरे है ना, तो वो गुड्स को देख लेगा, हाँ गुड्स मशीन ही है, मशीन के पैनल ओपन करके देख अंदर बिस्किट होंगे, तो वो सब देख लेगा कि नहीं नहीं मशीन ही है, ओके। फिर वो तुमने बिल ऑफ एंट्री दी, ओके पूरी डिटेल्स दी, हाँ गुड्स मशीन है, मिक्सिंग मशीन है, वैल्यू 8 लाख है, ये है वो डिटेल चेक कर लिया, फिर ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ड्यूटी पेमेंट होने के बाद कि ले जाओ, आपको क्या करना है, तुम्हारे होम में क्लियरेंस करके, होम मतलब इंडिया, इज इट क्लियर। तो होम कंजम्पशन। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आइए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये डिस्कशन बड़ा अच्छा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अब होता क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, वेयर हाउसिंग यहां पे देखो, वेयर हाउसिंग में जैसे क्वांटिटी अनलोड हो गई 2000, क्वांटिटी अनलोड होगी 2000 क्वांटिटी। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। 2015 नवंबर मैं चाइना गया था मेरे एक फ्रेंड के साथ, मेरा एक क्लाइंट था, मेरा अच्छा फ्रेंड भी था, उसका ओके शॉप है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और उसको पावर बैंक पता है आपको, मोबाइल की चार्जिंग बैंक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पावर बैंक, ओके पोर्टेबल पावर बैंक। तो वो पावर बैंक उसको इंपोर्ट करना था बल्क में, और बहुत बड़ा होलसेलर पुणे का वो, तो उसको बल्क में इंपोर्ट करना था, बल्क में इंपोर्ट करना था। तो उसने पूछा विशाल चलता है क्या चाइना, मैंने कहा चलो, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम होती है तो क्लास नहीं होता है, तो जहाँ तक है मैंने चलो, हम चाइना गए। हम चाइना जाने के बाद इसको कुछ परचेस करना था, 5000 क्वांटिटी पोर्टेबल पावर बैंक। तो वहाँ ना ऐसे इंडस्ट्रियल जोन है जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में रहता है। तो हमने एड्रेसेस निकाले सप्लायर के, चाइना गए, लैंड के, ओके गॉन्जो करके सिटी थी जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और वहाँ पे तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद चाइना सुना तो पहले से चाइना में बहुत सस्ता मिलता है, तो ऐसे केस में हम जाने के बाद 5-6 फैक्ट्री का एड्रेस निकाला कि जहाँ पावर बैंक बनती है मैन्युफैक्चरर का। फिर हम गए तो रियली बताओ बड़ा बहुत अच्छे से वेलकम किया उन्होंने, ऐसे बड़ी LED स्क्रीन और नाम लिखा था, वेलकम फ्रॉम इंडिया विशाल भट्टड़, और बाकी उसका नाम लिखा था। ओके हम गए अंदर, अब उनको लगा बड़ा क्लाइंट है, हम मीटिंग चालू हो गई, सप्लायर बैठा था, हम बैठे थे। ओके तो उन्होंने कहा आपको पावर बैंक्स कितनी चाहिए, तो मैंने बोला आपकी लिस्ट बताओ आप कैसे सप्लाई करते हो। तो वो कहते थे कि हमारा MOQ जो है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50,000 पावर बैंक्स वहाँ से स्टार्ट होती है, उससे नीचे आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ओके 50,000 सुन के वो परेशान हो गया, उसको तो 5,000 ही लेनी थी।
ओके 50,000 और रेट बड़े अच्छे थे, यानी जो इंडिया में पावर बैंक 400 रुपीज़ की मिल रही है, 500 रुपीज़ की मिल रही है, वो वहाँ 90 रुपीज़ की मिल रही थी, पर 50,000 खरीदो। अरे हाँ ना, तो 90 की पावर बैंक, वो तो खुश हो गया यार, ये इंडिया में तो हम 400 में सेल करते हैं, ये 90 या, और पूरी कॉस्ट पकड़ के कस्टम ड्यूटी मिला के 160 रुपीज़ की जा रही थी वो, ट्रांसपोर्टेशन एंड ये ड्यूटीज़ वगैरह सब मिला के। ओके, तो वो बड़ा खुश हो गया 90 रुपीज़ में, पर 50,000, ओके बजट तो नहीं था, तो ना रुक जा बात करते हैं। तो उसने कोटेशन दिया, तो उसने 50,000 खरीदोगे तो 90 रुपीज़ का कोटेशन दिया पावर बैंक का। तो हमने कहा ठीक है, और उसने कहा चल यार यहाँ से दूसरी फैक्ट्री में जाते हैं, रुकना यहाँ पे पहले बात तो करते हैं। फिर मैंने जो है अपनी इंडियन मेंटेलिटी लगाई, तो मैंने कहा नो 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 प्रॉब्लम, हम 50,000 पावर बैंक खरीद लेंगे आपसे, पहला कंसाइनमेंट ही ले लेंगे। तो उसने कहा अरे क्या कर रहा है तू यार, रुकना, रुक क्या, बात करने देना, इंडिया वाले बात करने में बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा बात तो करने दे। तो उसने हम 90, फिर निगोशिएशन भी कर लिया हमने, हम 90 नहीं देंगे, हमने स्टार्ट किया 70 से। आदत है, हम सब्जी वाले से भी करते, 2 रुपये की बात क्यों ना हो, अरे है ना। तो हमने कहा कि 70 से स्टार्ट किया, डिसाइड हुआ कि भाई 75 में दे देंगे फाइनल। चलो, मेरा फ्रेंड डर रहा है यार, तो हम लेने वाले नहीं इतने, तो क्यों कर रहे थे, रुक। फिर मैंने क्या कहा कि देखो आपकी नई कंपनी है और इंडिया में चाइना के बड़े इश्यूज़ है, और कि कोई भी अगर कोई चीज़ खराब निकली तो कहते हैं मेड इन चाइना, ठीक है। तो उसको समझाया कि ज़्यादा क्या, तो पहले हमको अभी ना आप हमें 5,000 पावर बैंक सैंपल के लिए दो, सैंपल ले रहे सिर्फ हम, अगर कंसाइनमेंट अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम 50,000 क्या 1 लाख ऑर्डर कर देंगे। वो रहे बेवकूफ, तो पर हमको सैंपल चाहिए आपकी, हमको आपका प्रोडक्ट देखना, क्वालिटी कैसी है। उसने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, ले जाइए आप 5,000 पावर बैंक एज अ सैंपल, पर नेक्स्ट ऑर्डर कब, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ओके, तो जो भी है। अब बेटा ये तो ठीक है, पर कभी कभी जैसा उसने फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उसने कहा था नहीं 5,000 नहीं 20,000 लेना पड़ेगा आपको मिनिमम। मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा कि 20,000 का बजट है तेरा, तो उसने नहीं बोल, मेरे पास इतना बजट है नहीं, मैं 5,000 का पेमेंट कर पाऊँ। तो वो सप्लायर बड़ा अच्छा था, सप्लायर ने कहा कि भाई आपको मिनिमम 20,000 लेना पड़ेगा, आपके पास पैसा नहीं हो तो बैंक गारंटी भेज दो आप, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको क्या कहता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इंडिया की आपकी बैंक जो होगी वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दो, लेटर ऑफ क्रेडिट से वो सिक्योर्ड हो जाते हैं कि अगर 6 महीने पैसा नहीं तो बैंक से पेमेंट हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है लेटर ऑफ क्रेडिट भेजते हैं, यानी वहाँ से क्रेडिट तो मिल गया हमको 15,000 पावर बैंक का। अब इंडिया में समझ लो लोड, इंडिया में आ गया माल, अनलोड हुआ 20,000 पावर बैंक। अब इंडिया में कस्टम का तो ऐसा है कि जब तक मैं पूरी ड्यूटी नहीं देता हूं मुझे क्लियरेंस नहीं मिलेगा। अब खरीदते टाइम तो मैंने बिंदास कर लेते तो क्रेडिट मिल गया, पर ड्यूटी तो मुझे पूरी देनी पड़ेगी। अगर मुझे अपने इंडिया में होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना है, अरे है ना, होम कंजम्पशन मतलब डायरेक्ट शॉप पे लाना है, क्लियरेंस इन इंडिया, तो मुझे 20,000 पावर बैंक की ड्यूटी देनी पड़ेगी। और आपने अगर सुना होगा तो ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, अरे है ना, तो तीनों ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब तीनों ड्यूटी दो यार, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो 5,000 के हिसाब से बजट किया था। अब कितनी पावर बैंक आई 20,000, इतना ड्यूटी नहीं दे सकता हूं मैं। तो फिर एक फैसिलिटी मिलती है, ध्यान से सुनना, अगर आप पूरा गुड्स क्लियर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको ड्यूटी देने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है और वो है वेयर हाउसिंग। वो है क्या, वेयर हाउसिंग। मतलब क्या, मतलब ये कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस होता है, ध्यान से सुनना, कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस होता है। तो ये कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में, ये समझ लो वेयर हाउस है और ये वेयर हाउस को जूम किया तो ऐसा दिखता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये कस्टम कंट्रोल, ये कस्टम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता है। अगर आप गुड्स क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इतना, तो आप कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में गुड्स को रख दो। कहां रखो? कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में गुड्स रख दो विदाउट ड्यूटी। विदाउट ड्यूटी बेटा, तो विदाउट ड्यूटी, और जिस दिन आप वेयर हाउस से क्लियर करोगे, वेयर हाउस से क्लियर करोगे तब ड्यूटी देना, तब ड्यूटी देना। और आपको 1 साल का फैसिलिटी मिलता है, 1 साल तक आप वेयर हाउस में विदाउट ड्यूटी रख सकते हो। ओके, तो सर विदाउट ड्यूटी रखे, हमको कोई चार्जेस नहीं लगते? नहीं, वेयर हाउसिंग रेंट देना पड़ता है क्योंकि वेयर हाउस का स्पेस यूज कर रहे हो, तो आपको वेयर हाउसिंग स्पेस या रेंट के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो फिर आप ड्यूटी, विदाउट ड्यूटी गुड्स रख सकते हो। तो बेटा ऐसा है कि अब मैं आपको बताता हूं, कस्टम्स एरिया से, सुनना,
कस्टम एरिया से डायरेक्ट आप वेयर हाउस में नहीं रख रहे हो, ओन पर्पस के लिए क्लियर कर रहे हो, तो बिल ऑफ एंट्री का नाम होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। डायरेक्ट आप कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। लेकिन आप वेयर हाउस में रखना चाहते हो तो अब बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन की नहीं होती है, अब बिल ऑफ एंट्री होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। इज इट क्लियर? बिल ऑफ एंट्री होती है फॉर वेयर हाउसिंग। तो फिर है वो ऑफिसर समझ जाता है, आपने वेयर हाउसिंग दिया तो समझ जाता है क्लियर करने वाले नहीं, कहां रखने वाले वेयर हाउस, और होम कंजम्पशन दिया तो क्या क्लियर करोगे। अच्छा, दोनों में एक डिफरेंस बता दो। होम कंजम्पशन दे रहे हो मतलब इमीडिएट ड्यूटी दे रहे हो पूरा, और वेयर हाउसिंग दे रहे हो मतलब इमीडिएट दे रहे हो या वेयर हाउस पे क्लियर करने पे दोगे। एंड वेयर हाउसिंग के बिल ऑफ एंट्री पे ड्यूटी डेफर्ड, एंड ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। इज इट क्लियर? तो अब आप वेयर हाउस में, तो चलो वेयर हाउस में रख दिया, वेयर हाउस। अच्छा बताओ, वेयर हाउस किसके कंट्रोल में होता है? कस्टम के। तो कस्टम के कंट्रोल में। अब मुझे वेयर हाउस से गुड्स निकालना है, अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं ड्यूटी दे सकता हूं, वेयर हाउस से गुड्स निकालना है, अरे आया ना, तो अब तो मुझे दूसरा एप्लीकेशन देना पड़ता है। पहला एप्लीकेशन क्या दिया? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और दूसरा एप्लीकेशन देना पड़ता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। अब मैं होम कंजम्पशन करवा रहा हूं, पर यहां वर्ड देखो क्या पूरा लिखना, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन डायरेक्टली पोर्ट पे दूंगा, ओके, और ड्यूटी पेमेंट इमीडिएट करूंगा और गुड्स को क्लियर करूंगा। और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस का मतलब ड्यूटी पेमेंट वेयर हाउस पे करूंगा। इज इट क्लियर? वेयर हाउस पे और वहां से क्लियर करवाओगा, तो वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। हाँ, लेकिन क्या होता है बेटा, आपका गुड्स वेयर हाउस में जा रहा है विदाउट ड्यूटी, आपका गुड्स वेयर हाउस में जा रहा है विदाउट ड्यूटी, तो आपसे वो बॉन्ड लिखवा के लेते हैं, एग्रीमेंट करवा के लेते हैं, और सिक्योरिटी ले लेते हैं, मतलब बैंक गारंटी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अगर वेयर हाउस से गायब हो गया या बीच में गायब हो गया या लॉस हो गया, इसलिए आपके बॉन्ड ले लेते हैं। ओके, तो जब तक आप बॉन्ड नहीं देते हो, बॉन्ड मतलब ड्यूटी नहीं, बॉन्ड मतलब एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लेते हैं कि भाई कुछ हो गया तो आप ड्यूटी दोगे विद बैंक गारंटी। बैंक गारंटी पता है ना आपको? विद बैंक गारंटी। पैसा नहीं लेते, पैसा तो लेंगे जब कहां से क्लियर कर रहे हैं? वेयर हाउस से। तो बॉन्ड लेते हैं, इसलिए आपने कभी सुना होगा, अदरवाइज मैं बता देता हूं। ओके, जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग डाल रहे हो तो आपको क्या देना पड़ता है? बॉन्ड, बॉन्ड देना पड़ता है। इसलिए ये बिल ऑफ एंट्री को एक दूसरा और नाम है, और वो नाम है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। नाम क्या है बेटा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। यानी सर ये थोड़ा हार्ड है, हम नॉर्मल याद रखेगा, वेयर हाउसिंग रख सकते हो, पर ये याद रखो क्योंकि आगे आएगा ये वर्ड। तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ओके, इसका दूसरा नाम है। क्यों सर इनटू बॉन्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब आप ये बिल ऑफ एंट्री देते हो वेयर हाउसिंग में, तो बॉन्ड में इनटू होते हो, एंटर होते हो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? इनटू बॉन्ड। इज इट क्लियर? आप बॉन्ड में एंटर होते हो, ओके। और जब आप ये दूसरी बिल ऑफ एंट्री देते हो, कौन सी दूसरी बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, इसको हम कहते हैं एक्स बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सर इसको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप ये बिल ऑफ एंट्री देते हो तो आप ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो, ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो तो बॉन्ड से रिलीज हो रहे हो, एक्स हो रहे हो, अरे है ना, बॉन्ड से एग्जिट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो आप बॉन्ड नहीं रहेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्स बॉन्ड। ओके, तो चलो एक बार फिर से याद करवा दूंगा बेटा मेरा। पहली वेयर हाउस के केस में कितनी बिल ऑफ एंट्री जाती है? वेयर हाउस के केस में कितनी बिल ऑफ एंट्री जाती है? दो मतलब पहली कौन सी? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। वेयर उसको और क्या नाम होता है? इनटू बॉन्ड। उसको क्या होता है? इनटू बॉन्ड। और दूसरी बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, उसको और दूसरा नाम क्या? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ। क्लियर? तो उसे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहा जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो ये होता है होम कंजम्पशन। तो ये बताओ पूरे कस्टम में कितने टाइप्स की बिल ऑफ एंट्री है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कितने टाइप्स की टोटल कितनी बिल ऑफ एंट्रीज है? 3। पहला कौन सी है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मतलब डायरेक्ट क्लियर कर रहे हो पेमेंट के बाद। दूसरा बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और तीसरा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। क्लियर? आया ना? हाँ, तो चलो ये हुआ ओके कस्टम्स की ये बात। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ये राइट साइड में मैंने जो वेयर हाउसिंग था एक्सप्लेन कर दिया, वर्ड्स आप पढ़ सकते हो। ओके, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे हम पीएम में देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे PM, पर मैंने थ्योरी दिया है तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड वेयर हाउसिंग? बताओ, होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग में क्या डिफरेंस है? होम कंजम्पशन मतलब गुड्स आर डायरेक्टली क्लियर इन इंडिया,
ड्यूटी पेमेंट इज इमीडिएट, अरे है ना, एंड नो नीड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड, बॉन्ड आपको देने की जरूरत नहीं है। वेयर हाउसिंग में ओके, ड्यूटी पेमेंट डेफर्ड, गुड्स आर अलाउड टू बी डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस, अरे है ना, ड्यूटी अलाउड टू बी डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस, और थर्ड और यू हैव टू एग्जीक्यूट बॉन्ड। ओके ठीक है, चलो ये पेज पूरा होने दो, फिर फटाफट मैं तुमको सिंपल पॉइंट्स स्टूडेंट नोट में लिखा के दे दूंगा, हाँ या ना, हाँ ओके। तो चलिए नेक्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स। एक मिनट, इसके पहले हमने कौन सी डेफिनेशन देखी? इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, वो एक फंक्शन है, क्रिया है, लाना बाहर से, ठीक है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस। पर इंपोर्टेड गुड्स यानी क्या? इंपोर्टेड गुड्स यानी क्या? देखो, इंपोर्टेड गुड्स मींस, लर्न करना है, डेफिनेशन आ सकती है फॉर 2 मार्क्स, इंपॉर्टेंट। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं डेफिनेशन, मींस बट डज नॉट इंक्लूड्स, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स मींस गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया, गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, क्या? आउटसाइड इंडिया। मतलब आपने कोई भी गुड्स, अच्छा गुड्स, गुड्स यानी क्या? क्लिक करो गुड्स को, गुड्स यानी क्या? वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैटरी, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ समझा नहीं सर? नालायक को लिख के देख लिया ना, अरे है ना। तो गुड्स वो वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में लाया गया, कहां से लाया गया? बाहर से, वो स्टेटस लेता है क्या? इंपोर्टेड गुड्स, उसे इंपोर्टेड गुड्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। पर गुड्स एक बार इंडिया में क्लियर हो गया ड्यूटी पेमेंट के बाद, तो अब वो इंपोर्टेड नहीं रहा, वो इंडिया का पार्ट बन गया। ओके, थोड़ा पिक्चरल प्रेजेंटेशन से इसको समझाओ बेटा। तो वो इस तरह से देखो, जैसे ही गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर, इंपोर्ट कब कहा जाता है? अरे बोलो ना, इंपोर्ट कब कहा जाता है? जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा, क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट। क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट। तो ये यहां जैसे ही क्रॉस कर दिएगा, इंपोर्टेड गुड्स का स्टेटस ले लेगा, इसको क्या कहा जाएगा? इंपोर्टेड गुड्स। हाँ, वो आएगा इंपोर्टेड गुड्स, लैंड होगा इंपोर्टेड गुड्स। अरे समझा नहीं समझा? हो सकता है लैंड होने के बाद वेयरहाउस में चले जाए, ये वेयरहाउस है, वेयरहाउस तक इंपोर्टेड गुड्स, या क्लियर हो जाए, इंडिया में क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर ड्यूटी पेमेंट के बाद वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा, हार्बर गेट से निकल जाएगा, मैंने क्या कहा? ये कहते हैं हार्बर, और यहां एक बड़ा गेट होता है, जैसे बाहर ड्यूटी पेमेंट के बाद बाहर आ जाता है, तो वो अब इंडिया का पार्ट बन गया, अब उसे इंपोर्टेड नहीं कहा जाएगा। आप कहो इंपोर्टेड, इंपोर्टेड पेन है, आप ओके मार्केट में गए, अरे इंपोर्टेड है, वो आप कहो, पर कस्टम के हिसाब से वो इंपोर्टेड नहीं रहा, वो इंडिया का पार्ट बन गया, इंडिया का पार्ट। ओके, यानी मैं क्या ये कह सकता हूं, टेरिटोरियल वाटर से तो यहां तक, बस यहां तक ही उसका नाम इंपोर्टेड गुड्स होता है। ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड टिल क्लियरेंस, टिल ये बीच में ही इंपोर्टेड होता है। इसलिए मैं कहता हूं पूरा कस्टम लॉ यहां से यहां तक ही लगता है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में क्लियर हो जाएगा तब वो इंपोर्टेड ही नहीं बचेगा, पूरा कस्टम लॉ बस इसके बीच में चलता है, वहां से वहां तक। हां, अगर आपने वेयरहाउस में रखा होगा तो वेयरहाउस से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वेयरहाउस में भी रखा हो तो उसे इंपोर्टेड गुड्स कहा जाएगा। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो ये दोनों लाइन लिखना है। इंपोर्टेड गुड्स मतलब गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। ये था इंपोर्टेड गुड्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बेटा, इंपोर्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंपोर्टर। हाँ, इंपोर्टर यानी कौन? सर ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम इंपोर्टर? क्योंकि ये बताइए ड्यूटी पेमेंट किसको करना है? इंपोर्टर को। बिल ऑफ एंट्री किसको फाइल करनी है? इंपोर्टर को। तो ये तो पता होना चाहिए इंपोर्टर कौन। ओके, तो इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन। ये बताओ इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है? अरे इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है? व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल। तो एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन यानी व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। यानी फिर से यहां से इंपोर्टेशन से लेके क्लियरेंस तक। ओके, तो होम कंजम्पशन इंक्लूड्स एनी ओनर, यानी ये टाइम के बीच में जो उसका ओनर होगा, यानी जिसके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट होंगे, ये समझ में आना है, जो उसका ओनर होगा, और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज अ इंपोर्टर। मतलब क्या बता देता हूं, टेरिटोरियल वाटर के पहले कौन ओनर था उससे कंसर्न नहीं,
टेरिटोरियल इंडिया में क्लियर होने के बाद उसका ओनर कौन है उससे कंसर्न नहीं, यहां से यहां तक वर्डिंग को कैच करना, एनी टाइम बिटवीन, कहां से कहां तक, इंपोर्टेशन टिल द गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में जिसके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो गए, ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज अ ओनर, उसे क्या माना जाएगा, इंपोर्टर। डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स की। ओके, बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इंपोर्टर मीन्स अ पर्सन हु इंपोर्टेड द गुड्स है। अगर ऐसा आपने लिखा तो 2 खींच के दूंगा वहां आके। डेफिनेशन ऐसी चाहिए क्या, इंपोर्टर कौन, टाइमिंग क्या, इंपोर्टेशन से लेके क्लियरेंस तक कौन, ओनर, या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने आप को इंपोर्टर का, जिसके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, इंपोर्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन देखिए वो क्या कहते हैं, मीन्स ओके द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू लिमिट ऑफ कॉन्टिजियस जोन। मुझे बताओ कॉन्टिजियस जोन यानी कितना, 24 नॉटिकल। कॉन्टिजियस जोन एज पर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्ट, वो फालतू आगे का याद रहा तो ठीक, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, क्या, कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, तो इंडियन कस्टम वाटर कहां तक, तो इंडियन कस्टम वाटर बेटा यहां तक होगा, यहां तक 24 नॉटिकल माइल्स। इसका इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं क्या, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि बेटा कोई शिप स्मगलिंग करके जा रही है, जब तक टेरिटोरियल वाटर में होता है तब तक तो कोई पकड़ता नहीं है उसे, अरे है ना, पर बेटा जैसे ही उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया और स्मगलिंग कर रहा है, और ओके एक ऑफिसर को कॉल आ गया कि भाई शिप नंबर स्टार इंडिया की 1 2 3 4 शिप जो है वो स्मगलिंग गुड्स लेके जा रही है। अच्छा, स्मगलिंग गुड्स लेके जा रही है, अब टेरिटोरियल वाटर तो क्रॉस कर दिया, अरे तो जैसे इनको पता चला कि स्मगलिंग हो रहा है, तो ये इंडियन कस्टम वाटर मतलब कस्टम ऑफिसर की पावर कहां तक, तो ये शिप को, ये देखो चोर जा रहा है, स्मगल गुड्स लेके जा रहा है, ये ऑफिसर को अगर ये शिप को पकड़ना है तो कहां तक वो पकड़ सकता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक वो पकड़ सकता है। सर अगर ये शिप ने 24 नॉटिकल माइल्स भी क्रॉस कर दिया तो फिर अब इंडिया का प्रेसिडेंट भी उसे नहीं पकड़ सकता, स्मगलिंग सक्सेसफुल। समझ में आ रहा है, कस्टम की पावर, कस्टम ऑफिसर की पावर कहां तक चलती है पता है क्या, 24 तक, उसके बाद में खत्म। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर, बताओ इंडियन कस्टम वाटर का इंपॉर्टेंस कहां है, क्या है, मतलब क्यों पढ़ रही है डेफिनेशन हम इंडियन कस्टम वाटर, क्यों, क्योंकि कस्टम ऑफिसर की पावर्स टू स्टॉप द कन्वेंस, टू सर्च द कन्वेंस, टू फाइंड आउट द स्मगल गुड्स, अरे है ना, ये कहां तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिजियस जोन तक, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग। हाँ राइट साइड में देखो, इंक्लूडिंग डेफिनेशन की राइट साइड, एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रिक और टाइडल रिवर। बहुत सी बार देखो बेटा ऐसे गल्फ बनते हैं या टाइडल रिवर बनती है, टाइडल रिवर मतलब सी से निकली सी में एंड हुई, या बहुत सी बार देखो समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, मुंबई में देखोगे तो ब्रिज बने हुए फिर जब अंदर आया हुआ पानी, है उसको जैसा बे गल्फ कहते हैं, तो वो जो है वो भी कस्टम कंट्रोल में है, मतलब वो समुद्र का पानी जो मुंबई के अंदर आया हुआ है और ऐसे छोटे छोटे गल्फ बने हैं, या टाइडल रिवर बनी है, यानी समुद्र से निकली और वापस समुद्र में एंड हुई है, वहां पे स्टेट पुलिस का कंट्रोल नहीं चलता है, यानी मुंबई पुलिस का कंट्रोल नहीं चलता है, वहां पे किसका कंट्रोल चलता है, कस्टम ऑफिसर का। क्यों, क्योंकि उसे इंडियन कस्टम वाटर कहा जाएगा, वो ऐसा वाटर जो कस्टम कंट्रोल में होगा। ओके तो बताओ अगर हम समुद्र की साइड देखें तो कहां तक, अरे बोलो ना कहां तक, 24। और अगर हम अंदर का एरिया देखें तो अंदर का कौन कौन सा एरिया कस्टम के कंट्रोल में है, कौन सा वाटर वर्क का एरिया, तो यहां पे कौन कौन सा है, तो गल्फ और देखो बे, गल्फ, हार्बर, क्रिक और टाइडल रिवर, ये यहां पे भी अगर कोई शिप छुपी रही, अगर छुपी रही तो कस्टम ऑफिसर उसे ढूंढ सकता है, स्मगल गुड्स हो गए तो वो स्टेट पुलिस नहीं, किसके पास है पावर, वो कस्टम के पास है, स्टेट पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। इज इट क्लियर, तो ये था इंडियन कस्टम वाटर, डेफिनेशन आ सकती है और आपके प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर, देखो सिग्निफिकेंस क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, मुझे बताओ यार, लास्ट आपसे पूछना है, इंडिया और इंडियन कस्टम वाटर दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है बेटा, फटाफट बताओ, दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, इंडिया कहां तक है,
12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर, अरे आया ना। और कॉन्टिजियस ये इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल्स। अच्छा 12 नॉटिकल माइल्स को हम क्या कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर, और इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब टैक्स आएगा या नहीं आएगा? लेवी कब आएगी? लेवी डिसाइड करने के लिए 12, अरे आया ना, लेवी डिसाइड करने के लिए 12 कि भाई उसने इंपोर्ट हुआ या एक्सपोर्ट हुआ, 12 पर। ओके, ऑफिसर की पावर कहां तक जाएगी? 24 तक, 24 तक। इज इट क्लियर? तो दोनों के सिग्निफिकेंस क्या है? तो टेरिटोरियल वाटर का सिग्निफिकेंस है वो लेवी डिसाइड करता है, लायबिलिटी डिसाइड करता है, ड्यूटी डिसाइड करता है। तो इंडियन कस्टम वाटर क्या? कस्टम ऑफिसर की पावर बताता है कि सर सीजर सीज कर लेते हैं गुड्स को, स्मगल गुड्स होगा तो। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था, आ सकता है क्वेश्चन बेटा कि सिग्निफिकेंस टेरिटोरियल वाटर का और इंडियन कस्टम वाटर का क्या है। ओके, तो ये पढ़ लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट पेज पे आइए। ये हमने इंपोर्ट देखा बेटा, समझ में आ रहा है? स्पीड इज ओके और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से इजी हो रहा है। पर बेटा मैं आपको कहूँगा सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर पे जाके इमीडिएट पढ़ लेना फटाफट, और कुछ नहीं समझा तो मुझे कल पूछ लेना। पर अभी के अभीच सब कुछ खत्म कर देना, ठीक है? उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, हाँ ओनरशिप टेरिटोरियल वाटर से, बाकी सब टेरिटोरियल वाटर, सिर्फ कस्टम की पावर 24। ओनरशिप डॉक्यूमेंट में थोड़ा आगे बताओगा बेटा, वो इनवॉइस आता है, बिल ऑफ लैडिंग आता है, तो मैं आगे बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है? चलो टैक्सेबल इवेंट, अभी हमने किसका टैक्स, अच्छा लास्ट कंक्लूड करता हूं, बताओ इंपोर्ट कब कहते हैं? चलो मैं एक मिनट आपको कंफ्यूज, तो ये तीनों डेफिनेशन होमवर्क है आपके लिए। इंपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टर, अरे आया ना। अच्छा इंपोर्ट मतलब क्या? एक बार फिर से, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड। इंपोर्टेड मतलब गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड दैट गुड्स व्हिच आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। और इंपोर्टर मतलब एनी टाइम बिटवीन इंपोर्टेशन टिल क्लियरेंस, ओनर और एनी अदर पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज अ ओनर। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। अच्छा बिल ऑफ एंट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की बिल ऑफ एंट्री। चलो नेक्स्ट बेटा, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगा? अच्छा लायबिलिटी सिर्फ, अच्छा सेक्शन 12 याद करो, चार्ट याद आ रहा है? गुड्स, तो लायबिलिटी कब आती है? गुड्स विच आर इंपोर्टेड और गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, वो ये बेटा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने गिफ्ट भेजा मुझे, गिफ्ट भेजा और वो गिफ्ट इंडिया में है, सेल परचेस नहीं, उसने गिफ्ट भेजा और वो गुड्स इंडिया में आ गया, लैंड हो गया, ड्यूटी आएगी? हाँ, अरे सेल परचेस नहीं है, गिफ्ट है। कस्टम की ड्यूटी सेल परचेस में नहीं है, बस 2 ही बातों पे है, गुड्स इंपोर्टेड ब्रिंगिंग इनटू इंडिया प्लेस, फिर वो गिफ्ट हो या सेल परचेस हो या कुछ भी हो, क्या कस्टम ड्यूटी आ जाएगी? हाँ, बस लाया ना, ब्रिंगिंग ना फ्रॉम अ प्लेस और से, अरे मछलियां पकड़ के लाओ बाहर से, खुद खाने वाले हो तो भी ड्यूटी लगेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ओके, अब फालतू नालायक जैसे क्वेश्चन मत पूछते, सर लाते लाते एक आधी मछली हमने तभी खा ली तो ओके, तो कैसा है, कभी ऐसा हो गया तो पता ही चला, कहाँ से चलेगा पता कि तुमने खा लिया? भाई इतनी गुड्स लेके आए, इतनी मछलियां लेके आए, खत्म, वो पता करना मुश्किल ही है, ठीक है? तो अब एक्सपोर्ट यानी क्या बेटा? देखो डेफिनेशन, एक्सपोर्ट, अब व्यू बदल दो, इंपोर्ट मतलब बाहर से आ रहा था, एक्सपोर्ट मतलब यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। चलो, द टर्म विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नाट एक्सप्रेशन इज डिफाइंड टू मीन टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस, मतलब आप यहां से बाहर लेके जा रहे हो, उसे क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्ट। अब यहां से बाहर लेके जा रहे हो, उसको कहा जाएगा बेटा एक्सपोर्ट। तो यहां पे टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो चलो लेफ्ट साइड में आ जाइए। अब इंडिया का डेफिनेशन हो, क्या
अरे इंडिया क्या नालायक को बोलो ना, टेरिटोरियल वाटर। ओके, तो मतलब क्या, कुछ नहीं, उल्टा मैंने कुछ नहीं, वही फोटो उल्टे कर दिए। मतलब क्या, अगर कोई शिप गुड्स लेके जाएगी, जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगी, मैंने क्या कहा, जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगी तब क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट। या कोई एयरक्राफ्ट गुड्स लेके जा रहा है और टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा तो एक्सपोर्ट बोल दिया जाएगा। हाँ, पर जब तक वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं करता है तब तक एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि वर्ड है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड, यानी इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना। एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन पोर्ट पे पहुंचना, ऐसा जरूरी नहीं, जैसे ही शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया एक्सपोर्ट हो गया हमारे लॉ के हिसाब से। फिर वहां पहुंचे या डूब मरे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया ना, एक्सपोर्ट हो जाएगा, और इसमें जो भी गुड्स होगी उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। चलो एक थोड़ा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो बंदे को एक्सपोर्ट करना है, समझ लो मुझे ये 2 मोबाइल एक्सपोर्ट करना है, नहीं मोबाइल 2 नहीं है, ऐसे बॉक्स के बॉक्स हैं, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। क्या करूँगा, देखूँगा कौन सी शिप जा रही है या एयरलाइन कंपनी, भाई कौन से एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, मुझे एक्सपोर्ट करना है मलेशिया, तो देखूँगा कि कौन सी शिप मलेशिया जा रही है, ट्रांसपोर्टर, या कौन सा एयरक्राफ्ट मलेशिया जा रहा है, ठीक है। उनसे बातचीत करूँगा कि भाई ये माल ले जाना है, वो कहेंगे ठीक है हम लेके चले जाएंगे, आप कस्टम क्लियरेंस करवा लो। हाँ, कस्टम क्लियरेंस ओनर करेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है, वो कहेगा आप क्लियर करवा के लाओ तो हम लेके जाते हैं। इज इट क्लियर? तो वो ट्रांसपोर्टर है, तो अब क्लियरेंस, ये एक्सपोर्टर खड़ा है, इसको अपना गुड्स भेजना है, तो ये पोर्ट पे लाएगा अपना गुड्स, और कस्टम ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देगा कि भाई ये मेरा गुड्स है और मुझे ये कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। वो एप्लीकेशन को कहते हैं शिपिंग बिल। आई रिपीट, वो एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, शिपिंग बिल। हाँ, अब आप नालायकी मत करना, शिपिंग बिल और शिपिंग कंपनी, शिपिंग कॉमन, तो आप लिखोगे शिपिंग बिल टू बी सबमिटेड बाय शिपिंग कंपनी, 2 खींच के दूंगा। शिपिंग बिल शिपिंग कंपनी नहीं देगा, कौन देता है, एक्सपोर्टर ओनर। किसके लिए देता है, एक्सपोर्ट का एप्लीकेशन होता है। इज इट क्लियर? तो शिपिंग बिल, अच्छा एक बार फिर से, इंपोर्ट करते टाइम नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट करते टाइम शिपिंग बिल, एक्सपोर्टर देगा। इज इट क्लियर? ओके, अब बेटा ये जो एक्सपोर्टर देगा शिपिंग बिल, तो जनरली क्या होता है, मैं मानता हूं बेटा कि आपका एक्सपोर्ट होगा जब गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, तब एक्सपोर्ट कहाँ कहलाया जाएगा। पर आपसे अगर ये एक्सपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी होगी, क्योंकि लेवी आल्सो ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, तो आप ड्यूटी होगी तो आपसे शिपिंग बिल के साथ ही ले लेते हैं, पेमेंट आपसे शिपिंग बिल के साथ ही करवा लेते हैं। पेमेंट अभी कर दो, अभी कर दो, और अभी करने के पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक शिपिंग बिल पे ऑर्डर ही नहीं मिलती है टू लोड, है ना, लोड ही नहीं हो सकता है आपके कन्वेंस में जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हो। पेमेंट नहीं करते हो तो पेमेंट करने के बाद लोडिंग ऑर्डर मिलती है, फिर आपका शिप चले जाएगा आगे। ओके सर, ऐसे कैसे, अभी तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं ना, एक्सपोर्ट तो कब होगा, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा। तो सर पहले एक्सपोर्ट को कंफर्म होने तो फिर ड्यूटी लो, पर ड्यूटी तो हमारे से पहले ली जा रही है। अरे आया ना, ओके भाई, ये ना, ये तो ऐसा होगा कि भाई लेवी होने के पहले ही कलेक्शन हो गया। अरे फर्स्ट क्रिएट द चार्ज देन कलेक्ट द चार्ज। हाँ हाँ है ना, ये तो हमारे से पहले ही ले रहे, जबकि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ पहले ले लेते, क्यों, अगर बेटा इन लोग कस्टम ऑफिसर ने पहले नहीं लिया ना, इमेजिन करो सिचुएशन, प्रतीक एक्सपोर्टर है, ओके मैं कस्टम ऑफिसर हूं, ओके प्रतीक इधर खड़ा है एक्सपोर्टर और मैं कस्टम ऑफिसर। मैंने प्रतीक को कहा, प्रतीक चलो एक्सपोर्ट ड्यूटी दो। प्रतीक ने कहा नहीं सर, फर्स्ट गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड, पहले एक्सपोर्ट होने दो फिर मैं ड्यूटी दूंगा। ओके मैंने कहा ठीक है प्रतीक, चलो ठीक है लोड कर ले। फिर लोड करने के बाद एक बार प्रतीक को कहा, चल यार अब तो ड्यूटी दे दे। ओके फर्स्ट क्रिएट द चार्ज देन कलेक्ट द चार्ज। ओके चलो, मैंने नहीं लिया, शिप ने जर्नी चालू कर दी। ओके मैंने प्रतीक को कहा, प्रतीक अब तो ड्यूटी दे दे, देन कलेक्ट द चार्ज। अरे समझ में आया? फिर समझ लो यहां पे शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया,
समझ लो, और 2 घंटे के अंदर कॉन्टेजियस जोन भी क्रॉस कर दिया और शिप चली गई बाहर, कॉन्टेजियस जोन के बाहर। क्योंकि कॉन्टेजियस जोन तक तो मैं पकड़ सकता हूं, अरे है ना, कॉन्टेजियस जोन के बाहर चलेगी। फिर मैंने कहा प्रतीक अब तो ड्यूटी दे दे। ओके, प्रतीक ने कहा मी नहीं पे कर जा, भाई मैं पे नहीं करूंगा, अब जो करना है कर ले, शिप तो चलेगी। क्या करेगा तू, कस्टम ऑफिसर को भेजे, क्या करेगा तू, अरेस्ट करेगा ना, अंदर डालेगा ना, इकोनॉमिकल लॉ, बेल मिल जाएगी। अरे मैंने 25 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, तू ज्यादा से ज्यादा 2 महीने अंदर डालेगा। 25 करोड़ बढ़ा कि 2 महीने बढ़ा? 25 करोड़। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 2 महीने अंदर रहना पड़ेगा, 25 करोड़ दे, तो आप खुशी खुशी रहोगे, 25 करोड़ मिलने वाला है। अरे हाया ना, तो फिर अब पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि कॉन्टेजियस जोन क्रॉस हो गया। गवर्नमेंट बेवकूफ लगती है क्या? गवर्नमेंट कहती है बेटा ड्यूटी पहले दे दे, फिर लोड होगा, फिर गुड़ जाएगा। ऐसे कैसे जाने देंगे हम विदाउट ड्यूटी? हाँ या ना? तो ड्यूटी पेमेंट पहले हो जाता है जब आप क्या फाइल करते हो, शिपिंग बिल, तभी ड्यूटी पेमेंट करना। अब आगे देखिए, आगे देखिए हुआ क्या, ध्यान से सुनो भाई। हमने ड्यूटी शिपिंग बिल फाइल कर दी थी, हमने शिपिंग बिल फाइल कर दी थी, ड्यूटी पेमेंट भी कर दिया था। अरे सुनो सुनो सुनो, शिपिंग बिल भी फाइल कर दी थी, ड्यूटी पेमेंट भी कर दिया था। अरे है ना? ओके, गुड्स लोड भी हो गया था। पर टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होने के पहले सिंक, क्रॉस होने के पहले सिंक। जैसे ही मुझे पता चला कि भाई मेरा पूरा माल डूब गया, नहीं, अरे है ना, पूरा नुकसान तो हो गया, पर चलो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे माल का नुकसान दे दिया। पर व्हाट अबाउट ड्यूटी? ड्यूटी तो मैंने दे दी थी शिपिंग बिल के साथ। अरे 25 करोड़ का ड्यूटी दे दिया, 200 करोड़ का माल था। अरे है ना, तो ड्यूटी मैंने दे दी, मेरी ड्यूटी का क्या पता। मैं ऑफिसर के पास गया, समझो प्रतीक, ओके प्रतीक यहां पे ऑफिसर के पास गया और प्रतीक ने ऑफिसर को कहा भाई मेरा ड्यूटी दिया वापस करो, माल डूब गया। ओके, तो यहां पे ऑफिसर ने कहा एक बार जब हमारे पास आ जाता है हम वापस नहीं करते। अरे प्रतीक ने कहा अरे एक्सपोर्ट हुआ ही का, क्योंकि एक्सपोर्ट कब होगा? When goods crosses the territorial water. Section 12, अभी चार्ट ड्रॉ किया था आपने। ड्यूटी shall be levied when goods are exported. यानी लेवी तब होगी जब एक्सपोर्ट होगा। अरे जब मेरा गुड्स एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं तो किस बात की लेवी, और जब लेवी नहीं तो किस बात का पैसा? अरे समझा है नहीं समझा? किस बात का पैसा? तो मुझे वापस करो यार, क्योंकि लेवी कहां हुई? बिकॉज फर्स्ट क्रिएट द चार्ज देन कलेक्ट द चार्ज। तुमने पहले मांगा, मैंने कुछ कहा नहीं। अरे है ना, पर हुआ ही नहीं एक्सपोर्ट तो वापस करो। आपका क्या कहना है? अगर शिप पहले डूब गया तो क्या उसने दिया ड्यूटी वापस मिलना चाहिए उसे? हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी रिफंड मिलना चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट तभी बोला जाता है व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर बियॉन्ड। हाँ, पर यही शिप बाद में डूब जाता तो फिर नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता। चलो राइट साइड में टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ओके, ये नोट्स का खास बात ये है बेटा, ये आपको कंसेप्ट समझा देता है और ये वर्ड समझाता है। क्लियर? ओके, तो चलो, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर ये सब पिक्चर प्रेजेंटेशन ये हमारे डिजाइन है, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। मेरी 6 लोगों की ग्राफिकल टीम से भी इस पे काम कर रही है। मैं जो कंसेप्ट बताता हूं उसकी पिक्टोरल प्रेजेंटेशन बनाती है। और इंडिया में पहली बार सीए एजुकेशन में इतने पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में नोट्स आई है। ठीक है, तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फीचर्स बता रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे, तो यहाँ चलो फटाफट देखो ट्यूटोरियल नोट देखो। व्हेन द गुड्स आर, कब बोला जाएगा गुड्स एक्सपोर्ट हो गया बेटा? पहले तो डेफिनेशन 12 नॉटिकल माइल्स, यानी ओके जब देखो वर्ड देखो यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, जो ट्यूटोरियल नोट में वर्ड से देखो, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 12 nautical miles into a sea from appropriate baseline. Goods are deemed to have been exported if vessel cross beyond the imaginary line, that is 12 nautical miles. अब नीचे देखना, thus export is complete as soon as goods crosses beyond the क्या territorial water and liability to pay custom duty will arise. But export duty is payable. पर आपको export duty बताओ, क्रॉस करने के बाद पे करनी पड़ती है, पहले ही पे कर देनी पड़ती है? पहले पे पेबल बिफोर लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस। ओके, लिखो वहां पे, मतलब आपके नोट्स में लिख लेना। ओके, दैट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, दैट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, शिपिंग बिल,
शिपिंग बिल आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा, एक्सपोर्ट गुड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, एक्सपोर्ट गुड्स, एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस, क्या, आउटसाइड। एक्सपोर्ट गुड्स किसको बोला जाएगा, जो आउटसाइड इंडिया लेके गए। और एक्सपोर्टर, हाँ, एक्सपोर्टर कौन, इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स टाइम बिटवीन देयर एंट्री, एंट्री मतलब शिपिंग बिल, शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट एंड टाइम व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड। एक मिनट, जब शिपिंग बिल से लेके तो जब तक गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं होता है, एक्सपोर्टेड, ओके, एनी ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज अ ओनर। ओके, मतलब क्या, अगर आप वो डायग्राम देखते हो राइट साइड में बेटा, तो आपकी शिपिंग बिल फाइल करने से जब तक गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं करता है तो इसके बीच में ओनर या कोई अदर पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज अ ओनर, ठीक है, तो ये उसे एक्सपोर्टर कहलाया जाएगा। चलो अब यहां पे सुनो, आज का लेक्चर यहां तक ही होगा। ये आपके लिए डेमो लेक्चर था, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, और ट्रस्ट मी, नॉट ओनली कस्टम एक्सरसाइज, इवन सर्विस टैक्स भी हम ऐसा ही पढ़ेंगे विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड चार्ट्स। चार्ट्स में तो आपको ड्रॉ करते रहूंगा कंटिन्यूस, ओके, पर डेमो एक ही है, इसके बाद डेमो नहीं है, क्योंकि बेटा ये रिवीजन है, ठीक है। तो आज आप डिसीजन ले लो, ओके, कि आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। कल से हम क्या करेंगे, जो भी पढ़ा पढ़ के आओ, फिर पढ़ के आने के बाद इसकी सिंपल वर्ड में समरी, क्लियर, सिंपल वर्ड में समरी यहाँ पे